91 अध्याय 091 पीछा किया जा रहा है। असिस्टेंट येगर, ये दोनों कौन हैं? सनी टॉल्किन को लगा कि फ्लिंट लॉकवुड और बिल शीहान जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकी। अर्नव येगर ने भी इसे छिपाया नहीं और फ्लिंट लॉकवुड और बिल शीहान सहित चारों का परिचय कराया। लायनल का परिचय सुनने के बाद सनी पूरी तरह से दंग रह गई। लेसर प्रोविंस कमिश्नर, मैडम लिविंगस्टन, डिवाइन डॉक्टर स्टील। हे भगवान, ये सभी रिवर सिटी और यहाँ तक कि पूरे साउथ सिटी प्रांत के मशहूर बड़े लोग हैं। क्या चल रहा है? असिस्टेंट येगर इन बड़े लोगों के साथ क्यों है, और उनके बीच इतना घनिष्ठ संबंध क्यों है? सनी ने गहरी सांस ली और जल्दी से झुककर कहा, लेसर प्रोविंस कमिश्नर, मैडम लिविंगस्टन, डिवाइन डॉक्टर स्टील, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। बिल शीहान ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब आपको दा होंग पाओ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ ऊपर चलिए और देख लीजिए। ठीक है। सनी ने सिर हिलाया और फिर अर्नव येगर और 5 लोगों के समूह को लिफ्ट से 28 मंजिल पर ले गया। जब अर्नव येगर और उनका समूह 28 मंजिल पर स्थित कार्यालय क्षेत्र में पहुंचा, तो दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे निरीक्षण दल के सभी सदस्य चौंक गए। टीम के सभी सदस्य खड़े हो गए और उन्होंने फ्लिंट लॉकवुड और बिल शीहान का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। बिल शीहान का चेहरा भावहीन था, उन्होंने बिना कुछ बोले इन टीम सदस्यों पर नजर डाली और सन्नी के पीछे पीछे राष्ट्रपति कार्यालय की ओर चल दिए। वे कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। सनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आएं। जूलिया स्टीवर्ट की आवाज सुनाई दी। सनी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। एलन वेस्ट ने सन्नी की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, सहायक टॉल्किन, क्या राष्ट्रपति स्टीवर्ट ने आपको दा होंग पाओ कॉफी खरीदने के लिए नहीं कहा था? कॉफी कहाँ है? जूलिया स्टीवर्ट के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। क्या चल रहा है? क्या वह इसे खरीदने में असफल रही? क्योंकि आवाज बंद नहीं हुई थी। एक दमदार और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। एलन वेस्ट, क्या आपको अभी भी दा होंग पाओ कॉफी चाहिए? आप स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? कौन बोल रहा है? यहां से चले जाओ। एलन वेस्ट गुस्से से दहाड़ उठा। क्योंकि आवाज बंद नहीं हुई थी। बिल शीहान दफ्तर में दाखिल हुए। उस समय बिल शीहान को देखकर एलन वेस्ट भयभीत हो गया और पूरी तरह कांपने लगा, अचानक खड़ा हो गया। कमिश्नर, आप यहाँ क्यों आए हैं? एलन वेस्ट का पूरा शरीर कांप रहा था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका तत्काल वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद होगा। छोटे वांग, तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप किसी और के साथ पूरा दिन कैसे बिता सकते हैं? एक जोशीली आवाज के साथ फ्लिंट लॉकवुड भी अंदर आ गए। समर्थक, छोटा प्रांत। एलन वेस्ट का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही समय बाद अर्नव येगर, वर्नोन स्टील और सुसान विंसलेट ने भी प्रवेश किया। जूलिया स्टीवर्ट जल्दी से उठी और उनका अभिवादन किया। लेसर प्रोविंस कमिश्नर, आप यहाँ कैसे आए? बिल शीहान ने कहा, मिस स्टीवर्ट, डॉक्टर येगर ने कहा था कि वह आपको रात के खाने के लिए लेने आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम साथ में आकर देखें कि क्या चल रहा है। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मैं अपने अधीनस्थों को नियंत्रण में न रख पाने और आपके काम में देरी करने के लिए क्षमा चाहता हूं। जूलिया स्टीवर्ट ने कहा, कमिश्नर, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हैं। बिल शीहान ने एलन वेस्ट की ओर मुड़कर देखा, उसकी बर्फीली आंखों ने कहा, एलन वेस्ट, क्या तुम दा होंग पाओ की कॉफी नहीं पीना चाहते? क्या मैं इसे खरीदने में आपकी मदद करूं? अरे! एलन वेस्ट ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और बार बार अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बिल शीहान ने गहरी आवाज में कहा, ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स हमेशा से रिवर सिटी में एक उत्कृष्ट उद्यम रहा है और इसे कभी कोई समस्या नहीं हुई है। आज आप लोगों को यहाँ जांच के लिए क्यों लाए थे? क्या मैंने आपको आकर निरीक्षण करने के लिए कहा था? मैं एलन वेस्ट छलनी की तरह कांप रहा था, हकला रहा था, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। स्वाभाविक रूप से उसमें ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी कि साइलस जॉर्डन ने उसे आने का निर्देश दिया था। एलन वेस्ट, मैं तुमसे कल निपटूंगा। तुरंत छोड़ देना। बिल शीहान गुस्से से दहाड़ उठा और इस दौरान उसने एलन वेस्ट को लात मार दी। हाँ, मैं अब जा रहा हूं। एलन वेस्ट ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ऑफिस से निकल गए। एलन वेस्ट के जाने के बाद जूलिया स्टीवर्ट ने अर्नव येगर की ओर देखा और पूछा, अर्नव, क्या चल रहा है? आप लेसर प्रोविंस कमिश्नर, डिवाइन डॉक्टर स्टील और मैडम लिविंगस्टन के साथ क्यों थे? मिस स्टीवर्ट, बात कुछ इस तरह हुई थी। बिल शीहान ने जूलिया स्टीवर्ट को विला नंबर 1 में घटी घटनाओं के बारे में बताया। 6 आज माउंटेन व्यूइंग विला। बिल शीहान की बातें सुनने के बाद जूलिया स्टीवर्ट को अब समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। हालांकि वह इस बात से हैरान थी कि अर्नव के संपर्क लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसकी ऊर्जा भी लगातार मजबूत होती जा रही थी।
उसे एक बार फिर याद आ गया कि सगाई के दिन उसके दादाजी ने उससे क्या कहा था। सुनहरे रंग की पपड़ी वाली मछलियां साधारण तालाब में रहने वाली मछलियां नहीं हैं। एक आकस्मिक मुठभेड़ में वे अजगर में परिवर्तित हो जाती हैं। उसे पूरा यकीन था कि शायद बहुत जल्द ही यह आदमी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेगा। फ्लिंट लॉकवुड ने कहा, मिस स्टीवर्ट, काफी देर हो चुकी है। अभी काम की चिंता मत करो। चलो साथ में खाना खाते हैं। मिस मैडॉक्स, कृपया आप भी हमारे साथ शामिल हों। ठीक है। जूलिया स्टीवर्ट और नैन्सी मैडॉक्स ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद अर्नव येगर और अन्य लोग कंपनी छोड़कर रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में गए। जब तक उन्होंने खाना खत्म किया तब तक शाम के लगभग 9 बज चुके थे। फ्लिंट लॉकवुड और बिल शीहान, साथ ही 2 अन्य लोगों को एक ड्राइवर द्वारा घर ले जाया गया। दूसरी ओर अर्नव येगर ने शारीरिक परिश्रम के माध्यम से अपने शरीर से अल्कोहल को बाहर निकाल दिया और मर्सिडीज बेंज बिग जी चलाकर जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन को वापस घर ले गए। चूंकि जूलिया स्टीवर्ट ने भी आज थोड़ी शराब पी थी, इसलिए उनका चेहरा लाल हो गया था, जिससे नियॉन लाइट में वह और भी आकर्षक लग रही थी। महिला सीट पर झुक गई, अर्नव की ओर देखते हुए बोली, अर्नव, लेसर प्रोविंस और अन्य मामलों में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे एलन वेस्ट के उत्पीड़न से नहीं निपटना पड़ा। उसकी आवाज कुछ लड़खड़ाती और सुस्त थी, जिससे अर्नव का दिल फड़कने लगा। अर्नव ने बेबसी से कहा, जूलिया, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारी मदद के लिए जल्दी आ सकता था। आपको पूरे दिन परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। जूलिया स्टीवर्ट ने मुंह बनाकर शरारती अंदाज में कहा, मैं आपको हर बात से परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने हल्की सी डकार ली और फिर बोली, लायनल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूं? मुझे हमेशा आपकी मदद की जरूरत है। आपने डायरेक्टर ली का बकाया कर्ज वापस दिलाने में मेरी मदद की, आपने प्रेसिडेंट कैहिल के साथ सहयोग को बचाया और आपने प्रेसिडेंट स्पेंस को स्वेच्छा से हमारी मदद करने के लिए राजी किया। आपने मुझे सौंदर्य का गुप्त नुस्खा भी बताया था, और आज आप मेरी मदद के लिए आए। ऐसा लगता है कि जब कंपनी में कोई संकट आता है तो मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाता। लायनल जानता था कि जूलिया स्टीवर्ट नशे में होने के कारण अपने दिल की बात कह रही थी। साथ बिताए समय के दौरान वह उस महिला को और भी बेहतर तरीके से जानने लगा। बाहर से मजबूत दिखने के बावजूद वह अंदर से बहुत कोमल और संवेदनशील थी। इसके अलावा इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभालने से उन पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। उसने धीरे से आह भरी और कहा, जूलिया, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती? ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स आपके बिना पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाले बिना इतनी दूर तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। अगर आप नहीं होते तो कंपनी मेरे कुछ कर पाने से पहले ही ढह जाती। हाँ, जूलिया, खुद को कम मत समझो। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। पीछे बैठी नैन्सी मैडॉक्स ने आगे कहा। नैन्सी मैडॉक्स हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा ले रही थी, इसलिए वह शराब नहीं पीती थी और बहुत संयमित थी। जूलिया स्टीवर्ट ने शराब से भरी सांस छोड़ी, अपने बाल पकड़े और कहा, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूं। मुझे बहुत बेकार और कतई निकम्मा महसूस हो रहा है। नैन्सी मैडॉक्स ने बेबसी से कहा, जूलिया, तुम नशे में हो। कुछ आराम मिलना। हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। मैं नशे में नहीं हूं। मैं अब भी शराब पी सकता हूं। जूलिया स्टीवर्ट ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्यों न हम किसी बार में जाकर पीना जारी रखें? आप क्या कहते हैं? नहीं, नैन्सी मैडॉक्स ने तुरंत इनकार कर दिया, आपको अभी आराम करने की जरूरत है। अब आप शराब नहीं पी सकते। इस पल अर्नव ने रियरव्यू मिरर में देखा और पाया कि उनके पीछे एक काली रंग की व्यावसायिक कार आ रही है। उन्होंने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि कार कई गलियों से उनका पीछा कर रही थी। कुछ गलत है। अर्नव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तेजी से दिशा बदलते हुए डिवाइन रिवर गार्डन की ओर जाने वाली सड़क से हटकर एक ओवरपास की ओर गाड़ी चला दी। नैन्सी मैडॉक्स ने सोचा, श्रीमान येगर, क्या आपने गलत रास्ता चुन लिया? ये डिवाइन रिवर गार्डन जाने का रास्ता नहीं लगता। लायनल ने घोषणा की, हो सकता है कोई हमारा पीछा कर रहा हो। 92 अध्याय 092 मृत्यु का गंतव्य। क्या हमारा पीछा किया जा रहा है? नैन्सी मैडॉक्स विस्मयबोध से भर उठी। सिल्विया वॉरेन का चेहरा बदल गया और उसने कहा, श्रीमान येगर, क्या वाकई हमारा पीछा किया जा रहा है? लायनल येगर की बातें सुनकर जूलिया स्टीवर्ट भी थोड़ी संभली और बोली, लायनल, क्या आपको यकीन है कि हमारा पीछा किया जा रहा है? जरूर। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। अब क्या करें? जूलिया स्टीवर्ट ने पूछा। अर्नव येगर ने कहा, पहले देखते हैं कि वे क्या चाहते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्नव येगर ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही अर्नव येगर ने अपनी गति बढ़ाई, उनके पीछे चल रही व्यावसायिक कार ने भी रफ्तार पकड़ ली। इसके अलावा कई अन्य कारें भी इसमें शामिल हो गईं और काली व्यावसायिक कार के साथ साथ अपनी गति बढ़ाने लगीं।
लायनल येगर अचानक घबरा गए और भौहें चढ़ाते हुए बोले, एक से ज्यादा कारें हमारा पीछा कर रही हैं। क्या, एक से अधिक? नैन्सी मैडॉक्स कांपते हुए बोली, कुल कितनी कारें हमारा पीछा कर रही हैं? अर्नव येगर ने रियरव्यू मिरर में देखा और कहा, जहां तक मैं देख सकता हूं, 12 कारें हमारा पीछा कर रही हैं। 12। जूलिया स्टीवर्ट ने भी रियरव्यू मिरर में देखा और पाया कि स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा अर्नव ने वर्णन किया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसने पूछा, ये गाड़ियां हमारा पीछा क्यों कर रही हैं? वे क्या चाहते हैं? मुझे अभी पक्का पता नहीं है। अर्नव येगर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कई गहरी सांसें लीं। लायनल, तुम हमें कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हो? जूलिया स्टीवर्ट ने पूछा। अर्नव येगर ने उत्तर दिया, उपनगरों की ओर। उपनगरों की ओर। जूलिया स्टीवर्ट के चेहरे पर हैरानी का भाव था, उपनगर ही क्यों? वहां कोई नहीं है। अगर उनका इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का हो तो क्या होगा? अर्नव येगर ने समझाया, अगर हम किसी एकांत जगह पर नहीं जाते हैं तो वे लोग खुद को प्रकट नहीं करेंगे। अगर हम मुसीबत में फंस ही गए हैं तो हम उससे बच नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम पता लगा लें कि आखिर चल क्या रहा है। जूलिया स्टीवर्ट ने पूछा, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? अर्नव येगर ने जवाब दिया, चूंकि वे इतनी खुलेआम हमारा पीछा करने की हिम्मत करते हैं, मुझे संदेह है कि पुलिस को बुलाने से कुछ खास फायदा होगा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही देर में अर्नव येगर ओवरपास पर गाड़ी चलाकर पहुंच गए। हालांकि जैसे ही वे ओवरपास से बाहर निकले, विभिन्न सड़कों से कई अन्य कारें आईं और उनके पीछे चल रही 12 कारों में शामिल हो गईं। अब 50 से अधिक कारें अर्नव और उसके यात्रियों का पीछा कर रही थीं। इस समय जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन और भी ज्यादा घबराई हुई थीं। उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह की किसी चीज का अनुभव नहीं किया था। उनका न रोना उनकी बहादुरी को दर्शाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, ये दिलचस्प है। मुझे देखने दीजिए कि आप लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। अर्नव येगर के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वह उपनगरों की ओर तेजी से बढ़ता चला गया। इस समय अर्नव सबसे आगे तेजी से गाड़ी चला रहा था और 50 से अधिक कारें उसके ठीक पीछे थीं। कई राहगीरों को यह दृश्य रोचक लगा। उन्हें लगा कि ये किसी फिल्म की शूटिंग है, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल फोन निकाले और तस्वीरें और छोटे वीडियो बनाए। 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद अर्नव कार को शहर के केंद्र से काफी दूर ले गया और उपनगरों में पहुंच गया। उपनगरों में गाड़ियां कम थीं और मीलों तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद अर्नव ने आखिरकार उपनगरों में सड़क किनारे एक परित्यक्त कारखाने के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी। तब तक 50 से अधिक गाड़ियां भी आ चुकी थीं और थोड़ी दूर पर रुक गईं। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में परित्यक्त कारखाना जगमगा रहा था। इस समय जूलिया स्टीवर्ट पूरी तरह से जाग चुकी थी, उनकी हृदय गति तेज हो गई थी और वह जोर जोर से धड़क रही थी। नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन भी बुरी तरह कांप रही थी और उन्हें पसीना आ रहा था। अर्नव येगर ने कहा, जूलिया, मॉरिस, असिस्टेंट वॉरेन, बाद में आप लोग कार की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और चाहे कुछ भी हो जाए, कार से बाहर न निकलें। तो आपके बारे में क्या हुआ? जूलिया स्टीवर्ट ने जल्दी से पूछा। मैं जाकर उनसे मिलूंगा। इतना कहने के बाद अर्नव येगर ने सीधे कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गए। कार से बाहर निकलने के बाद अर्नव येगर सीधे कार के सामने की ओर चले गए। उसके चेहरे पर शांत भाव थे और उसने जोर से कहा, तुम पूरी रात मेरा पीछा कर रहे हो, क्या अब तुम्हारे जाने का समय नहीं हो गया है? अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। एक एक करके कारों के दरवाजे खुले और लोग कारों से बाहर निकलकर वाहनों के आगे की ओर चलने लगे। सबसे आगे 5 पुरुष चल रहे थे, जो ईस्ट यूनियन के 5 स्वर्गीय राजा थे, वैन गॉर्डन, इरविन विंकलर, किम वेस्ट, माइकल ली और मेगन जॉर्डन। अर्नव येगर इन 5 से पहले भी लड़ चुके थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचानते थे। इन 5 लोगों के पीछे 21 अन्य लोग थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं। इन 21 लोगों के पीछे काले, भूरे, बैंगनी और नीले रंग की वर्दी पहने हुए 200 पुरुष थे। अर्नव येगर ने उन्हें हल्का सा महसूस किया और अचानक चौंक गए। हे भगवान! उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये 200 लोग सभी मार्शल आर्टिस्ट होंगे। यद्यपि इन 200 लोगों की साधना केवल अर्जित क्षमताओं के प्रारंभिक चरण से लेकर महान पूर्णता तक ही सीमित थी, फिर भी वे वास्तव में सच्चे मार्शल आर्टिस्ट थे। इन 200 मार्शल आर्टिस्टों ने एक साथ जबरदस्त दबाव और अभूतपूर्व आतंक का संचार किया, मानो उन्होंने पल भर में इस क्षेत्र की हवा को सोख लिया हो। कार में बैठी जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन तीनों डर से कांप रही थीं। आखिरकार वे तो सिर्फ आम लोग थे और उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि अर्नव येगर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। वे शांत भाव से वहां खड़े रहे, उनके चेहरे पर भावनाओं की कोई झलक भी नहीं दिखी।
कुछ ही देर में वैन गॉर्डन और अन्य लोग अर्नव येगर से 10 मीटर की दूरी पर रुक गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वैन गॉर्डन ने हंसते हुए ताली बजाई और कहा, बच्चे, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है, ये जानते हुए भी कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे और फिर भी तुमने कम आबादी वाले इलाके में भागने की हिम्मत दिखाई। अगर मैं कम लोगों वाली जगह पर नहीं जाता तो क्या आप लोग खुद को प्रकट कर देते? लायनल येगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस मुझे बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? वैन गॉर्डन ने अर्नव येगर को ध्यान से देखा और कहा, बच्चे, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। आज रात हमारा एकमात्र उद्देश्य तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करना है। अर्नव येगर ने इन लोगों के उद्देश्य का पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे मार सकते हैं? बच्चे, घमंडी मत बनो। यह मत सोचो कि थोड़ी सी ताकत होने का मतलब है कि तुम सबको नीचा दिखा सकते हो। एरविन विंकलर ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, आज रात हमारे 4 महान व्यापारी संघों के सभी कुलीन लोग यहाँ उपस्थित हैं। ईस्ट यूनियन के 5 हेवनली किंग्स के अलावा हमारे पास साउथ हेवन बिजनेस एसोसिएशन के 6 डायमंड ऐप, जिफेंग बिजनेस एसोसिएशन के 7 पॉइजन फ्लावर और नॉर्दर्न राइस कॉमर्स एसोसिएशन के 8 टाइगर जनरल्स भी हैं। भले ही आप कितने भी ताकतवर हों, आप हम जैसे इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकते। आज रात मौत ही तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। 5 स्वर्गीय राजा, 6 हीरा बंदर, 7 विषैले फूल, 8 बाघ सेनापति। वाह, नाम तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। अर्नव येगर हंसे और अपना सिर हिलाया, फिर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए बोले, मुझे नहीं पता कि आपकी ताकत आपके नामों जितनी प्रभावशाली है या नहीं। श्री साइरस, इस बच्चे के साथ समय बर्बाद करना बंद करो और इसे जल्दी खत्म करो। माइकल ली अधीर हो रहा था। अर्नव येगर का शांत रवैया और तिरस्कारपूर्ण निगाहें उन्हें बहुत असहज कर रही थीं। वैन गॉर्डन ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ लहराया। भाइयों, चलो चलें। आदेश पर 200 अभिजात वर्ग के लोग एक साथ हरकत में आ गए, भेड़ियों और बाघों की तरह हवा के झोंकों को अपने साथ लिए हुए अर्नव येगर की ओर दौड़ पड़े। ध्यान रहे कि ये 200 विशिष्ट व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट थे, न कि साधारण लोग, जिनमें से प्रत्येक कई विरोधियों का सामना करने में सक्षम था। आजकल इन 200 मार्शल आर्टिस्टों के एक साथ हरकत करने से इतना भयानक दृश्य उत्पन्न हो रहा था कि सुनसान कारखाना कांप रहा था। 93 अध्याय 093 केवल एक ही व्यक्ति बचा है। इन 200 मार्शल आर्टिस्टों को इतनी तेजी से दौड़ते हुए देखकर उनके पीछे कार में बैठी जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन इतनी डर गई कि उन्होंने अपने मुंह ढक लिए। इतने सारे लोग, क्या अर्नव येगर अकेले इन सबको संभाल सकते थे? वे तीनों बुरी तरह कांप रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। लेकिन ठीक उसी समय जब ये 200 मार्शल आर्टिस्ट हमला करने के लिए आगे बढ़े, थप्पड़, अर्नव येगर ने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन फट गई। अकस्मात, वूश वूश वूश, एक भयानक दबाव और आभा फैल गई, मानो एक प्रचंड हवा आगे बढ़ रही हो। अगले ही पल, आह आह आह, आगे खड़े दर्जन भर मार्शल आर्टिस्टों को ऐसा लगा जैसे उन पर किसी छोटे पहाड़ से टक्कर हो गई हो, और वे सभी चीखते हुए बाहर की ओर उड़ गए। ये दर्जन भर मार्शल आर्टिस्ट 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरे, कुछ के हाथ पैर टूटे हुए थे, कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं, और कुछ को आंतरिक चोटें आई थीं, उनके मुंह से खून बह रहा था, और उन्होंने सीधे अपनी युद्ध शक्ति खो दी थी। ये दृश्य देखकर जूलिया स्टीवर्ट और कार में मौजूद अन्य 2 लोग स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने क्या देखा? अर्नव येगर ने सिर्फ एक कदम बढ़ाया, और उन्होंने कोई हरकत भी नहीं की, लेकिन फिर भी 1 दर्जन से अधिक लोग हवा में उछल गए। ये तो ईश्वर की कृपा थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अर्नव येगर ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से इतने शांत रहे हैं, दरअसल वह अपने भरोसे की वजह से ही निडर हैं। जूलिया स्टीवर्ट और बाकी 2 ही नहीं, बल्कि वैन गॉर्डन और 4 महान व्यापारी संघों के अन्य सदस्य भी हैरान रह गए। बहुत मजबूत, ये दोनों शब्द एक ही समय में सबके दिलों में उभर आए। ठीक उसी समय ये दर्जन भर मार्शल आर्टिस्ट हवा में उछल गए। तुरंत ही 1 दर्जन और मार्शल आर्टिस्ट दौड़ पड़े और उसी समय उन्होंने अर्नव येगर पर मुक्के बरसाए और हमला कर दिया। हवा में लगातार तीखी ध्वनि गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो गरजते हुए बादल हों। लेकिन अर्नव येगर डरे नहीं, और उन्होंने तुरंत मुट्ठी घुमाई और उसे इन दर्जन मार्शल आर्टिस्टों की ओर जोरदार तरीके से घुमाया। बूम बूम बूम, क्रैक क्रैक क्रैक, तेज गड़गड़ाहट और हड्डियां तोड़ देने वाली आवाजों के साथ ये दर्जन भर मार्शल आर्टिस्ट एक ही समय में हवा में उड़ गए और कई दर्जन मीटर दूर जा गिरे। इस दृश्य को देखकर पीछे से आ रहे मार्शल आर्टिस्ट अचानक हक्का बक्का रह गए और एक पल के लिए तो वे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट अपनी युद्ध क्षमता खो चुके थे। क्या ये बच्चा बहुत ताकतवर है? वैन गॉर्डन की पलकें फड़क उठी और वह चिल्लाया, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? एक साथ
इस बच्चे को मार डालो। भले ही ये बच्चा ताकतवर हो, लेकिन वह अकेला ही है, और आप इतने सारे लोगों के बीच, क्या आप अब भी उससे डरते हैं? ड्रैगन मास्टर ने कहा, जो भी इस बच्चे को मार डालेगा उसे 10 मिलियन का इनाम मिलेगा। कहावत है ना, बहादुर लोग भारी पुरस्कारों के आगे बढ़ते हैं। मारो, मारो, मारो। मार्शल आर्टिस्ट दहाड़ते हुए एक साथ अर्नव येगर की ओर दौड़ पड़े। मौत को दावत। अर्नव येगर ने ठंडी सी फुफकार मारी, उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई, और हमले का सामना करते हुए वह अपने पीछे धुंधली परछाइयां छोड़ गया। इसके बाद लायनल येगर भीड़ के बीच एक भूत की तरह घूम रहे थे, उनके हाथ लगातार हथेलियों और मुट्ठियों से वार कर रहे थे, और वह लगातार उन्हें घुमा रहे थे। धड़ धड़ धड़, लगातार गूंजती हुई टक्करों की धीमी आवाजों के बीच, ये मार्शल आर्टिस्ट रेत की बोरियों की तरह लग रहे थे, जो हर दिशा में उड़ रही थीं। वाहन पलट गए, जिससे तेज आवाजें सुनाई दी। हवा में खून के छींटे उड़ रहे थे और रात भर चीखें गूंजती रहीं, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि ये मार्शल आर्टिस्ट शक्तिशाली थे, लेकिन वे अर्नव येगर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। दरअसल, ये मार्शल आर्टिस्ट अर्नव येगर के शरीर को छू भी नहीं सके। गिरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 30 लोग, 50 लोग, 80 लोग, 100 लोग। एलिप्सिस, यह ज्यादा से ज्यादा कुछ ही मिनटों की बात थी। बूम। आखिरी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा कार पलटने के बाद माहौल शांत हो गया। सभी 200 मार्शल आर्टिस्ट जमीन पर बिखरे पड़े थे, चीखें गूंज रही थीं, खून से जमीन सन गई थी। अब केवल 5 स्वर्गीय राजा, 6 हीरा वानर, 7 विषैले फूल और 8 बाघ सेनापति ही बचे हैं, कुल मिलाकर 26। कार में बैठी जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन तीनों हक्का बक्का रह गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी धड़कनें रुक गई हों। जो दृश्य उन्होंने अभी अभी देखे थे, वे उनके दिमाग में एक फिल्म की तरह फिर से चलने लगे, जिससे उनकी आत्माएं पूरी तरह से झकझोर रह गईं। लायनल येगर ने अकेले ही 200 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में येगर नहीं, बल्कि वे 200 लोग ही मारे गए। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो वे इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं करते कि यह सच है। इस पल उन्हें येगर की ताकत की गहरी समझ प्राप्त हुई। यह कैसे संभव है? अर्नव येगर को भयभीत होकर देखते हुए वैन गॉर्डन के होंठ फड़कने लगे। किम वेस्ट और अन्य लोग भी इसी तरह अवाक रह गए। येगर को बिना पलक झपकाए घूरते रहे, उनकी आंखों में डर की तीव्रता कम नहीं थी। आखिर यह बच्चा कौन था और वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता था? अर्नव येगर ने ताली बजाई, वैन गॉर्डन और अन्य लोगों की ओर देखा और शांत भाव से कहा, अब आपकी बारी है। वैन गॉर्डन ने अपने दांत भींचे, अपने दिल में दबे डर को दबाया और दहाड़ते हुए कहा, एक साथ हमला करो। पलक झपकते ही वैन गॉर्डन और बाकी 26 लोग अर्नव येगर की ओर दौड़े। ये जानना जरूरी है कि ये 26 लोग 4 प्रमुख भूमिगत व्यापारिक मंडलों की रीढ़ थे, जिनकी साधना का स्तर शारीरिक विकास के अंतिम चरण से लेकर था। यहां तक कि जन्मजात विशेषज्ञों को भी उनके हमलों से निपटना शायद मुश्किल लगेगा। हालांकि अर्नव येगर निडर बने रहे, उनके होंठों के कोने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। उसने अपना शरीर हिलाया, बिजली की एक चमक में बदल गया, और वैन गॉर्डन और बाकी 26 लोगों के हमलों का सामना किया। पांचों स्वर्गीय राजा वैन गॉर्डन, किम वेस्ट, इरविन विंकलर, माइकल ली और मेगन जॉर्डन अग्रिम पंक्ति में आ गए। उन्होंने एक साथ मुकों, हथेलियों और पैरों से वार करते हुए अर्नव येगर के विभिन्न घातक अंगों पर निशाना साधा। बिना किसी झिझक के येगर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ मारा। हथेली के साथ एक सुनहरी रोशनी गरज की तरह उमड़ी, बिल्कुल प्रभुत्वशाली। बैंग बैंग बैंग। वैन गॉर्डन और बाकी लोग येगर के पास पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ गए। ठीक उसी क्षण जब वैन गॉर्डन और अन्य लोग हवा में उड़ गए, 7 विषैले फूल पीछे से आए, और जैसे ही 7 महिलाओं ने अपनी कलाई झटक दी, उनके हाथों में 7 खंजर प्रकट हुए, जो अर्नव येगर की पीठ की ओर वार करने लगे। महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। 7 कटारें शून्य को भेदती हुई निकली, जिससे एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई। अगर चोट लगी तो निश्चित मौत होगी। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो अर्नव येगर की पीठ पर भी नजर रखी जा रही हो। जिस क्षण 7 कटारों ने आक्रमण किया, उसने अपना पैर पटका, हवा में उछला, कमर घुमाई और एक जोरदार लात मारी। रात के आकाश में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। आह! 7 विषैले फूलों की 7 महिलाओं ने दर्द से चीख मारी, उनकी बाहें टूट गईं और वे हवा में उड़ गईं। फिर भी 7 विषैले फूल हवा में उड़ गए। 6 डायमंड एप और 8 टाइगर जनरलों, कुल 14 लोगों ने येगर को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इन 14 लोगों में से कुछ ने निहत्थे हाथों से लड़ाई लड़ी या हथियार धारण किए, और येगर को मारने की कोशिश करते हुए अपनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। इन 14 लोगों के हमले का सामना करते हुए अर्नव येगर ने हर वार का जवाब दिया, मुकों और हथेलियों से लगातार उन पर प्रहार करते रहे। इन 14 लोगों के उत्कृष्ट समन्वय और जबरदस्त युद्ध क्षमता के बावजूद वे येगर के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ रहे।
3 मिनट से भी कम समय में वे सभी 14 लोग हवा में उड़कर जमीन पर गिरे और अपनी युद्धक क्षमता खो बैठे। 5 स्वर्गीय राजाओं, 6 हीरा वानर, 7 विषैले फूल और 8 बाघ सेनापतियों के मारे जाने के बाद अर्नव येगर ही घटनास्थल पर खड़े रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। श्री येगर बहुत शक्तिशाली हैं, सिल्विया वॉरेन किसी तरह एक वाक्य बोल पाईं। 94 अध्याय 094 उड़ने वाले खंजर का कौशल। जूलिया स्टीवर्ट और नैन्सी मैडॉक्स ने अर्नव येगर की पीठ की ओर देखा, उनकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। उन्हें पहले लगा था कि ये 200 से अधिक लोग आज रात अर्नव के लिए बुरे सपने का कारण बनेंगे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि अर्नव इन 200 लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। यहां तक कि जूलिया को भी ये नहीं पता था कि इस क्षण उसके बंद दिल में चुपचाप एक दरार पड़ गई थी। नैन्सी मैडॉक्स भी गुपचुप तरीके से प्यार में थी, उसे लग रहा था कि शायद वह सचमुच प्यार में पड़ गई है। असाधारण चिकित्सा कौशल और अद्भुत मार्शल आर्ट से लैस यह व्यक्ति, जो लंबा और अडिग खड़ा था, भला लोगों के दिलों को कैसे धड़का नहीं सकता था। जब जूलिया और बाकी लोगों को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, तभी अर्नव ने आखिरी काली मर्सिडीज को देखा और उदासीनता से कहा, मजा देखना बंद करो और बाहर आओ। उन्हें इसका पहले ही आभास हो गया था। इन 200 लोगों के अलावा उनके बीच एक और भी अधिक शक्तिशाली आभा छिपी हुई थी। हालांकि जूलिया और बाकी दोनों हैरान रह गए, क्या वहां और भी लोग थे? ठीक उसी समय तीनों सदमे में थे। अचानक बूम, काली मर्सिडीज से एक जोरदार आवाज निकली। उन्होंने देखा कि मर्सिडीज की छत उड़कर जमीन पर जोर से गिरी और एक जोरदार आवाज हुई। ठीक उसके बाद उन्होंने काले कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसकी लंबाई 1.7 मीटर से अधिक नहीं थी, जिसके चांदी जैसे भूरे लंबे बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। वह उछलकर बाहर आया और मजबूती से जमीन पर उतरा। इस बार शेरिडन जूल्स द्वारा भेजा गया तुरुप का पत्ता यही बूढ़ा आदमी था, बाजू में छुरा, मार्टिन टिस्डेल। मार्टिन टिस्डेल अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए अर्नव की ओर बढ़ा। जब वह अर्नव से 10 मीटर दूर था, तो वह रुक गया। एल्डरवेल, ये बच्चा बहुत ताकतवर है, कृपया सावधान रहें। वैन गॉर्डन ने खून की उल्टी की और एक चेतावनी दी। मजबूत, मार्टिन टिस्डेल ने उपहास करते हुए अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर गर्व से कहा, वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इस बूढ़े आदमी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। इतना कहकर मार्टिन टिस्डेल ने अर्नव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, युवक, तुम में वाकई कुछ प्रतिभाएं हैं, 200 से अधिक लोग भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। लायनल ने मार्टिन टिस्डेल की आंखों में देखते हुए कहा, ये लोग मेरी नजरों में कचरे के सिवा कुछ नहीं है, कचरे का ढेर है, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो, ये फिर भी कचरा ही हैं। ये सुनकर वैन गॉर्डन और अन्य लोग इतने क्रोधित थे कि वे लगभग मर ही गए थे। वे चाहते थे कि वे अर्नव को चूर चूर कर दें, लेकिन अर्नव की भयानक युद्ध शक्ति के बारे में सोचकर उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और केवल मार्टिन टिस्डेल पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकते थे। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम चाहे कितने भी अहंकारी क्यों ना हो, इस बुरे आदमी के सामने तुम्हें केवल झुकना ही पड़ेगा। मार्टिन टिस्डेल ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा और गरजते हुए कहा, बच्चे, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें खुद को मारने और माफी मांगने का मौका दे रहा है। क्या मैं खुद को मार डालूं और माफी मांग लूं? किस लिए? लायनल ने मार्टिन टिस्डेल को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और कहा, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम बूढ़े हो? शॉर्ट्स या बेवकूफ, धिक्कार है कुत्ते पर। मार्टिन टिस्डेल गुस्से से आग बबूला हो गया। ये बूढ़ा आदमी ईस्ट नेशन का अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ है, छिपी हुई आस्तीन वाला, मार्टिन टिस्डेल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या आप पृथ्वी की रैंकिंग के विशेषज्ञ हैं? अर्नव असमंजस में दिख रहा था, ये किस तरह की रैंकिंग सूची है? मुझे ये मत कहना कि इस सूची में शामिल सभी लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मार्टिन टिस्डेल को अब अपने पेशेवर व्यवहार की कोई परवाह नहीं थी। वह गुस्से से दहाड़ा और एक ही समय में अपने दोनों हाथ घुमा दिए। वूश वूश, पलक झपकते ही उसकी आस्तीनों से 2 सुनहरे छोटे चाकू सीटी बजाते हुए निकले, हवा को चीरते हुए अर्नव की ओर बढ़े। सोने के 2 छोटे चाकू अत्यंत तेज गति से निकले, मानो सोने की 2 बिजली की चमक हों, और सीधे अर्नव की ओर निशाना साध रहे हों। यह मार्टिन टिस्डेल का सिग्नेचर कौशल था, फ्लाइंग डैगर स्किल। वैन गॉर्डन और बाकी लोग अचानक उत्साहित हो गए। उनके विचार में अर्नव के लिए मार्टिन टिस्डेल के उड़ते हुए चाकुओं से बचना नामुमकिन था। मार्शल आर्ट की दुनिया में यह अफवाह थी कि मार्टिन टिस्डेल की उड़ने वाली कटार चलाने की कला निपुणता के स्तर तक पहुंच चुकी थी, और एक बार उड़ने वाला चाकू बाहर निकल आता तो मौत से बचना नामुमकिन हो जाता। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि मार्टिन टिस्डेल के उड़ते हुए चाकुओं का सामना करते हुए अर्नव जरा भी नहीं हिला, मानो वह डर के मारे अवाक रह गया हो। सभी को लगा कि अर्नव जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसने बस परवाह नहीं की और आज्ञाकारी रूप से मौत का इंतजार किया।
हालांकि ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि अर्नव येगर का करियर खत्म हो गया है, अचानक अर्नव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में ही उसे पकड़ लिया। अगले ही पल लायनल के हाथ में 2 गोल्डन शॉर्ट ब्लेड पकड़े हुए देखे गए। यह कैसे संभव है? एल्डर वेल के उड़ने वाले चाकू सचमुच इस बच्चे ने पकड़ लिए। किम वेस्ट ने अविश्वास से कहा। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। बाकी लोगों के चेहरे पर भी खौफ का भाव था। उनके सामने का दृश्य उनकी कल्पनाओं से कहीं अधिक भयावह था। यह मार्टिन टिस्डेल भी दंग रह गए। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्नव उनकी उड़ती हुई चाकू को पकड़ लेंगे। बस इतना ही है, लायनल ने सिर हिलाते हुए कहा। आप किस तरह के पृथ्वी रैंकिंग विशेषज्ञ हैं? मुझे लगता है कि तुम तो अर्थ रैंकिंग के कचरे जैसे हो। चुप रहो। मार्टिन का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए फिर से अपनी बाहें घुमाईं। अचानक स्विश स्विश स्विश, एक के बाद एक 34 गोल्डन शॉर्ट ब्लेड्स तेजी से निकले और सीधे अर्नव की ओर बढ़ गए। ठीक उसी क्षण जब ये 34 उड़ने वाले चाकू लॉन्च किए गए, अर्नव का शरीर कांप उठा। उसके भीतर से सुनहरी सच्ची ऊर्जा का एक प्रवाह फूट पड़ा, जो एक सच्ची ऊर्जा ढाल में बदल गया और उसे घेर लिया। डिंग डिंग डिंग, धमाकों की आवाज के साथ सभी 34 उड़ते हुए चाकू रोक दिए गए, जिससे चमकदार चिंगारियां निकलीं। इतना ही नहीं, उन्हें न केवल रोका गया, बल्कि अर्नव की विस्फोटक क्रूची द्वारा उन्हें स्थिर भी कर दिया गया, जिससे वे हवा में ही ठहर गए। इस दृश्य को देखकर जूलिया स्टीवर्ट और अन्य लोगों की आंखें फटी रह गईं और मुंह खुला रह गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स देख रहे हों। वास्तविक ची मुक्ति। क्या आप सचमुच ग्रैंड मास्टर हैं? मार्टिन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हालांकि शेरिडन जूल्स ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अर्नव एक ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। 20 वर्ष की आयु का एक युवक भला ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? लेकिन अब उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बच्चा सचमुच एक ग्रैंड मास्टर था। इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनना बेहद दुर्लभ था। अर्नव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े दोस्त, उड़ते हुए चाकुओं से ऐसे नहीं खेलते। मैं आपको उड़ने वाले चाकुओं से खेलना सिखाता हूं। इसके साथ ही अर्नव ने अपनी वास्तविक ऊर्जा को सक्रिय किया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। पलक झपकते में उसके हाथ में मौजूद दोनों सुनहरी छोटी तलवारें एक साथ बाहर निकल आईं। उसी समय उसके सामने रुकी हुई 34 गोल्डन शॉर्ट ब्लेड्स ने अपनी दिशा बदल दी और मार्टिन टिस्डेल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। कुल मिलाकर 36 उड़ते हुए चाकू मार्टिन के महत्वपूर्ण अंगों पर जा लगे। इतना ही नहीं, मार्टिन के लिए यह बेहद चौंकाने वाली बात थी कि अर्नव की फ्लाइंग डैगर स्किल उससे भी बेहतर थी। इसमें अधिक शक्ति, अधिक गति और अधिक मुश्किल कौन था? अर्नव द्वारा उसका अपना तुरुप का पत्ता कुचल दिया जा रहा था, जिससे मार्टिन टिस्डेल घबरा गया। वह कांप उठा और उसके बाल लहराने लगे। साथ ही उसने चांदी भूरे रंग की सच्ची ची ऊर्जा का एक प्रवाह छोड़ा, जो एक चांदी भूरे रंग की ची ऊर्जा की दीवार में संघनित होकर सामने का रास्ता रोक दिया। बूम बूम बूम, 36 सुनहरे छोटे चाकू चांदी धूसर रंग की क्यूई दीवार से जोरदार तरीके से टकराए, जिससे तेज आवाजें निकली। मार्टिन टिस्डेल ने ताना मारते हुए कहा, बच्चे, तुम ग्रैंड मास्टर हो, मैं भी ग्रैंड मास्टर हूं। इसके अलावा मैं पहले ही मिड स्टेज ग्रैंड मास्टर में प्रवेश कर चुका हूं। क्या तुम मेरी रक्षा पंक्ति तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। सच में। अर्नव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया, फिर दोबारा हाथ हिलाया। यकायक बूम, मार्टिन टिस्डेल द्वारा संघनित की गई क्यूई की दीवार अचानक ढह गई, अराजक धाराओं में परिवर्तित हो गई और फैल गई। 95 अध्याय 095 कितना भयावह अस्तित्व। ची अवरोध को भेदने के बाद 36 सुनहरे छोटे चाकू बिना किसी बाधा के मार्टिन टिस्डेल की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्टिन टिस्डेल आश्चर्य से चिल्लाया, लगातार चकमा देते हुए 36 सुनहरे छोटे चाकुओं के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे वह कहीं भी छिप जाए, 36 उड़ते हुए चाकू उसका पीछा करते रहे, हड्डियों पर कीड़ों की तरह उससे चिपके रहे, अविभाज्य रूप से। मार्टिन टिस्डेल अचानक हुए हमले में फंस गए और उनकी बांह पर गहरा घाव हो गया, जिससे खून बहने लगा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी जांघ पर एक और गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। इस समय मार्टिन टिस्डेल घबराहट में इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसके शरीर पर घाव और बढ़ गए, और दर्द ने उसे लगातार चीखने पर मजबूर कर दिया। वैन गॉर्डन और बाकी लोग बेहद हताश थे। मार्टिन टिस्डेल अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ और ग्रैंडमास्टर स्तर का शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन अब वह इतना दयनीय था कि उसके पास पलटवार करने की भी शक्ति नहीं बची थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा वास्तव में मार्टिन टिस्डेल से ज्यादा ताकतवर हो? अगर ऐसा है, तो इस बच्चे का नाम ईस्ट नेशन लैंड लिस्ट में क्यों नहीं आया? मैं तुमसे लड़ूंगा।
मार्टिन टिस्डेल दहाड़ उठा, अपने शरीर के भीतर की वास्तविक ऊर्जा को जुटाते हुए उसे अपने हाथों में संघनित किया और लगातार थप्पड़ मारता रहा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, एक एक करके सोने के छोटे चाकू दूर फेंके गए, जिससे सोने और पत्थर के टकराने की एक कर्कश आवाज सुनाई दी। सुनहरे रंग के छोटे चाकुओं को दूर फेंकने के बाद मार्टिन टिस्डेल आगे बढ़ता रहा और उसने अर्नव येगर को ही मार डाला। इस समय मार्टिन टिस्डेल गुस्से से आग बबूला था, हर कदम के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके पैरों के नीचे जमीन फट रही थी, बेहद भयानक। एक चमक में मार्टिन टिस्डेल ने कई दर्जन मीटर की दूरी तय की, हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी असली ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ में प्रवाहित करते हुए पूरी ताकत से अर्नव येगर पर वार किया। उसकी हथेली चांदी धूसर रंग की सच्ची ऊर्जा से लिपटी हुई थी, मानो उसे एक ब्लेड में बदल दिया गया हो, जो अर्नव येगर की ओर वार कर रहा हो। हालांकि अर्नव येगर बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, और उन्होंने भी अपनी वास्तविक ऊर्जा को उसी प्रकार जुटाया, अपना दाहिना हाथ उठाया, हथेली से एक ब्लेड बनाया और जवाबी हमला किया। बूम! दोनों हथेलियां आपस में टकराईं, जिससे एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई, ठीक वैसे ही जैसे दो तलवारें टकराती हैं, जिससे अराजक धाराएं और चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। मार्टिन टिस्डेल ने शुरू में सोचा था कि यह हथेली अर्नव येगर का हाथ काट सकती है, लेकिन उनकी निराशा का कारण यह था कि अर्नव येगर की हथेली अविनाशी थी और वह उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। आह! एक दर्दनाक चीख के साथ मार्टिन टिस्डेल की दाहिनी हथेली के चारों ओर लिपटी हुई सच्ची ची चकनाचूर हो गई और उसकी हथेली की त्वचा, मांस और हड्डियां कट गईं, जिससे खून बाहर बहने लगा। तुरंत ही अर्नव येगर ने एक पैर से जोरदार लात मारी। टकराना! मार्टिन टिस्डेल का पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसकी पसलियां टूट गईं, उसकी छाती अंदर धंस गई और वह एक दर्जन मीटर से भी अधिक दूर जमीन पर बुरी तरह से जा गिरा। बहुत खूब! उसने अपना मुंह खोला और मुंह भरकर खून थूक दिया। लेकिन अर्नव येगर उस बूढ़े आदमी को जाने देने के इरादे से नहीं थे, और उन्होंने हाथ के इशारे से ही ये काम कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से आकाश में रुके हुए 36 सुनहरे छोटे चाकू अचानक चलने लगे, रात के आकाश को चीरते हुए मार्टिन टिस्डेल की ओर विस्फोट करते हुए बढ़े। मार्टिन टिस्डेल डर से कांप उठा और घबराकर चिल्लाया, बच्चे, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार डाला तो मेरा भाई तुम्हें जाने नहीं देगा। मेरा भाई पृथ्वी रैंकिंग में 8वें स्थान पर है, और एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि मैं मर चुका हूं, तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अर्नव येगर ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा भाई न आए तो बेहतर होगा। अगर उसने सामने आने की हिम्मत की, तो उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ। जैसे ही शब्द गिरे, पफ पफ पफ, मार्टिन टिस्डेल के शरीर के विभिन्न हिस्सों में सभी 36 सुनहरे छोटे चाकू घोंप दिए गए थे। उसके दिल और गले में धंसे चाकू सबसे घातक थे। मार्टिन टिस्डेल की आंखें अनिच्छा, क्रोध और भय से चौड़ी हो गईं, और अंततः उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी रैंकिंग विशेषज्ञ होने के बावजूद उनकी मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथों होगी। अगर उन्हें दोबारा चुनने का मौका मिलता, तो वे ये नौकरी कभी नहीं लेते। फिलहाल पृथ्वी रैंकिंग में 6-2 विशेषज्ञ का स्थान बदल गया है। लायनल येगर ने मार्टिन टिस्डेल की ओर उदासीनता से एक नजर डाली, फिर उसके पास गए और 36 सोने के छोटे चाकुओं में से एक को बाहर निकाला। जहां तक मार्टिन टिस्डेल की हत्या की बात है, तो उनकी कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। जो लोग उसे मारना चाहते थे, उनके प्रति उसने कभी कोई दया या करुणा नहीं दिखाई। हालांकि अर्नव येगर ने वैन गॉर्डन और अन्य लोगों को इसलिए नहीं मारा ताकि उन लोगों को एक आखिरी मौका दिया जा सके और भविष्य में वे रिवर सिटी में उसके लिए काम कर सकें। फिर अर्नव येगर मुड़े और उस कार की ओर चले गए जहां जूलिया स्टीवर्ट और अन्य महिलाएं थीं। इस समय पूरा वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल अर्नव येगर के हल्के कदमों की आहट और सभी की भारी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। बहुत ही भयानक, ये तो बहुत ही डरावना है। अर्थ रैंकिंग में 6-2 स्थान पर रहने वाले, नाइफ इन द स्लीव कहे जाने वाले मार्टिन टिस्डेल को सचमुच ठीक उसी तरह मार दिया गया था। इतना ही नहीं, मार्टिन टिस्डेल ने जीवन भर उड़ते हुए चाकुओं से खेलने के बावजूद अंततः एक उड़ते हुए चाकू से ही अपनी जान गंवाई, जो कि विडंबना से कम नहीं हो सकता। लेकिन इससे वैन गॉर्डन और अन्य लोगों को यह और भी अधिक स्पष्ट हो गया कि अर्नव येगर कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने किस प्रकार के भयावह अस्तित्व को जन्म दिया है। कुछ ही देर में अर्नव येगर कार के पास पहुंचे और खिड़की पर दस्तक दी। अभी भी सदमे में डूबी हुई जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन अचानक झटके से जाग उठी। जूलिया स्टीवर्ट ने झट से खिड़की नीचे कर ली। अर्नव येगर को देखते हुए उनकी आंखों में जटिलता, विचित्रता और भय का मिलाजुला भाव था। नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन की आंखों में एक ही तरह का भाव था। अर्नव येगर के साथ अपने समय के दौरान वह हमेशा ही तुच्छ, सनकी और हर चीज के प्रति उदासीन रहा था। अगर उन्होंने अर्नव येगर को खेलते हुए देखा भी होता, तो भी उन्होंने उसे कभी किसी को मारते हुए नहीं देखा था।
लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों के सामने अर्नव येगर को किसी की जान लेते हुए देखा। और जिस व्यक्ति की उसने हत्या की, वह मार्शल आर्ट की दुनिया में एक शक्तिशाली हस्ती था। महिलाओं की आंखों को देखते हुए अर्नव येगर ने मन ही मन आह भरी, ये जानते हुए कि उसने आज रात जो किया था, उससे उन पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात लगा था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपको डराने के लिए मुझे खेद है। जूलिया, नैन्सी और सिल्विया चुप रहीं, बस चुपचाप अर्नव येगर को देखती रहीं। अर्नव येगर ने आगे कहा, सहायक वारेन, आप गाड़ी चलाइए। आप लोग घर जा रहे हैं? जी हाँ, श्रीमान येगर, सिल्विया वॉरेन ने जवाब दिया। फिर वह पिछली सीट से उठकर ड्राइवर की सीट पर चली गई। आप कैसे हैं? जूलिया स्टीवर्ट ने अपने होंठ सिकोड़कर पूछा। अर्नव येगर ने कहा, मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। तो सावधान रहें, जूलिया स्टीवर्ट ने जवाब दिया। चिंता मत करो। अर्नव येगर ने जूलिया स्टीवर्ट को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। फिर सिल्विया वॉरेन ने कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। जब कार नजरों से ओझल हो गई, तो अर्नव येगर ने वैन गॉर्डन और अन्य लोगों की ओर मुड़कर देखा। महज एक नज़र से ही उसने वैन गॉर्डन और बाकी लोगों को इतना डरा दिया कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, सांसें फूलने लगी और ठंडे पसीने बहने लगे। क्या यह आ रहा है? क्या ये बच्चा अब उन्हें मार डालेगा? उनका अब और प्रतिरोध करने का कोई इरादा नहीं था। मार्टिन टिस्डेल जैसा इतना ताकतवर आदमी इस लड़के के हाथों मारा गया, उनके प्रतिरोध का क्या फायदा? लेकिन अर्नव येगर ने हत्या करना जारी नहीं रखा, बल्कि उसने मेगन जॉर्डन की ओर देखा और कहा, तुम मुझे शेरिडन जूल्स और अन्य लोगों से मिलवाने ले चलो। वैन गॉर्डन और अन्य लोगों को वापस ले जाया गया। उसका मतलब क्या था? क्या ये बच्चा ड्रैगन मास्टर और बाकी लोगों को मारने वाला था? अगर इस बच्चे ने सचमुच ऐसा किया, तो रिवर सिटी का आसमान बदल सकता है। मेगन जॉर्डन यह भी जानती थी कि वह मना नहीं कर सकती, इसलिए वह एक कार की ओर चली, दरवाजा खोला और इशारा करते हुए बोली, श्रीमान येगर, कृपया। अर्नव येगर के कार में बैठने के बाद मेगन जॉर्डन भी कार में बैठ गई और कार स्टार्ट करके वहां से चली गई। 96 अध्याय 096 अंतिम चेतावनी। मध्यरात्रि, ड्रैगन रिवर मैनर हॉल में भरपूर रोशनी थी। रिवर सिटी के 4 महान व्यापारी संघों के अध्यक्ष शेरिडन जूल्स, केर टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और गेरल्डन जैक आज रात के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटे पहले ही उन्हें खबर मिली थी कि वैन गॉर्डन और उनके समूह ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। लेकिन अब तक कोई फोन कॉल नहीं आया था। इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि आज रात के परिणाम क्या होंगे, कि अर्नव येगर नाम का वह लड़का बाहर हुआ है या नहीं। केर टॉल्किन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बेचैनी से कहा, क्या हो रहा है? 12 बज चुके हैं। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? जॉन फ्रैंकलिन ने भी भौहें चढ़ाकर कहा, हाँ, कई घंटे बीत चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे असफल हो गए हों? जेरल्डिन जैक कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। उसे वह दृश्य याद आया जब उसने पहली बार अर्नव येगर से हाथ मिलाया था। वह बच्चा सचमुच बहुत ताकतवर था। क्या मार्टिन टिस्डेल जैसा अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ सचमुच उसे मार सकता है? हालांकि शेरिडन जूल्स भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, सभी लोग निश्चिंत हो जाएं। 200 से अधिक कुलीन सैनिकों और एल्डरवेल की सहायता से वह बच्चा निस्संदेह मर जाएगा, भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हों। केर टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और गेरल्डन जैक ने सहमति में सिर हिलाया, और उनकी चिंताएं थोड़ी कम हो गईं। हाँ, 200 से अधिक कुलीन योद्धाओं और एल्डरवेल के साथ, भले ही वह लड़का ग्रैंडमास्टर होता, फिर भी उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। समय का हर मिनट और हर सेकंड बीतता गया। कुछ ही देर में सुबह के 1 बज गए। केर टॉल्किन ने कहा, मुझे अब भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं फोन करके पता लगाऊंगा कि क्या चल रहा है। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल करने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस समय बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। शेरिडन जूल्स और बाकी तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। उन्होंने एक आकृति को पास आते देखा, वह मेगन जॉर्डन थी। मेगन जॉर्डन की वापसी देखकर उन चारों ने राहत की सांस ली। जब तक मेगन जॉर्डन वापस आ गई, इसका मतलब था कि आज रात का ऑपरेशन सफल रहा। मेगन जॉर्डन के हॉल में प्रवेश करते ही शेरिडन जूल्स ने तुरंत पूछा, मेगन, स्थिति कैसी है? क्या वह बच्चा मर गया? हालांकि मेगन जॉर्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और चुप्पी बनाए रखी। जॉन फ्रैंकलिन ने पूछा, मेगन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी बोलो, हम चिंता से मर रहे हैं। शब्द गिरने से पहले अचानक वूश, एक तीखी आवाज के साथ उन्होंने खून से सना हुआ एक सुनहरा छोटा सा ब्लेड बाहर से अंदर आते देखा, और फिर धड़ाम की आवाज के साथ वह शेरिडन जूल्स के पीछे दीवार पर कील से ठोक दिया गया। शेरिडन जूल्स, केर टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और गेरल्डन जैक चौंक गए और जल्दी से अपना सिर दीवार की ओर घुमा लिया।
उनकी निगाहें खून से सने सुनहरे छोटे ब्लेड पर टिक गईं। जॉन फ्रैंकलिन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उत्साह से बोला, क्या ये सुनहरी छोटी तलवार एल्डरवेल का हथियार नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डरवेल ने उस बच्चे को मार डाला हो? क्या एल्डरवेल वापस आ गए हैं? के टॉल्किन ने खुशी से सिर हिलाया। ये सुनहरी छोटी तलवार एल्डरवेल का प्रतीक है, वह जरूर वापस आ गया होगा। ज्यादा मत सोचो, वो बूढ़ा आदमी कभी वापस नहीं आएगा। इसी क्षण बाहर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी। उस परिचित आवाज को सुनकर वे चारों से हर उठे और एक ही समय में बाहर की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दुबली पतली और लंबी आकृति को अंधेरे में कदम दर कदम चलते हुए देखा। ठीक उसी क्षण जब वह आकृति हॉल में दाखिल हुई, उनकी आंखें सिकुड़ गईं, उनके शरीर तनावग्रस्त हो गए और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। हॉल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अर्नव येगर था। तुम मरे कैसे नहीं? जॉन फ्रैंकलिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे से भरी एक चीख को दबा नहीं पाए। क्या तुम्हें लगता है कि कचरे के वे 200 से अधिक टुकड़े और कचरे का वह पुराना टुकड़ा मुझे मार सकते हैं? आप लोग तो वाकई बहुत भोले हैं, है ना? अर्नव येगर ने ठंडे लहजे में उपहास किया और कहा, जहां तक उस बूढ़े मार्टिन टिसडेल की बात है, मैंने उसे पहले ही मार डाला है। असंभव। शेरिडन जूल्स ने अपना सिर जोर से हिलाया। एल्डर मार्टिन एक पृथ्वी श्रेणी के विशेषज्ञ हैं जिनकी साधना पहले ही मध्य चरण के ग्रैंडमास्टर में प्रवेश कर चुकी है। तुम उसे कैसे मार सकते थे? जेरल्डिन जैक ने कांपती आंखों से मेगन जॉर्डन की ओर देखा और पूछा, जॉर्डन, क्या एल्डर मार्टिन सचमुच मर गया? मेगन जॉर्डन ने सिर हिलाया। पलक झपकते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ मार्टिन टिसडेल की सचमुच हत्या कर दी गई थी। ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मेगन जॉर्डन पहले ही सिर हिला चुकी थी, इसलिए उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शेरिडन जूल्स ने गहरी सांस ली और अपनी सीट पर गिरते हुए कहा, बच्चे, तुम जीत गए। हमें मार डालो या टुकड़े टुकड़े कर दो, जो चाहो करो। के टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और गेरल्डिन जैक, तीनों ने गहरी आह भरी, प्रतिरोध करने की कोशिश छोड़ दी और मृत्यु का सामना करने की तैयारी करने लगे। अगर मार्टिन टिसडेल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाती है, तो उनके प्रतिरोध का क्या फायदा होगा? अर्नव येगर ने चारों लोगों को देखा और उदासीनता से कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता, तो तुम आज जिंदा भी नहीं होते। अगर अर्नव येगर ने अतीत में ऐसी कोई बात कही होती, तो लोग निश्चित रूप से उसका उपहास उड़ाते हुए उसे खारिज कर देते। लेकिन अब उन्हें इस बात पर यकीन हो गया था, इस बच्चे में वाकई बहुत ताकत थी। तो फिर आपने हमें बार बार क्यों बख्श दिया? शेरिडन जूल्स ने उलझन में पूछा। अर्नव येगर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए काम करो। आप रिवर सिटी के नेता हैं और इससे अच्छी तरह परिचित हैं। जब तक आप मेरे लिए काम करते रहेंगे, तब तक मुझे व्यक्तिगत रूप से कई काम नहीं करने पड़ेंगे। शेरिडन जूल्स ने दांत पीसते हुए कहा, हम केवल दक्षिण संरक्षण राजा के प्रति ही निष्ठा की शपथ लेते हैं। हम आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। बस हमें मार डालो। वाह, अभी भी कुछ हिम्मत बाकी है। लायनल येगर ने धीरे से हंसते हुए अपना लहजा बदला और आगे कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप दक्षिण संरक्षण राजा को सूचित करें कि वे मुझसे मिलने के लिए रिवर सिटी आएं। एक पल रुककर अर्नव येगर की आंखें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने आगे कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, और तुम्हारी आखिरी चेतावनी भी। दक्षिण के रक्षक राजा को मुझसे मिलने के लिए कहो, अन्यथा मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। ये कहकर अर्नव येगर मुड़े और चले गए। जब तक अर्नव येगर पूरी तरह से चले नहीं गए, तब तक शेरिडन जूल्स और अन्य लोग अपना संयम वापस पाने में असमर्थ रहे, क्योंकि अर्नव येगर के शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। लंबे मौन के बाद शेरिडन जूल्स ने गहरी सांस ली और मेगन जॉर्डन से कहा, जॉर्डन, हमें आज रात की स्थिति के बारे में बताओ। मेगन जॉर्डन ने कुछ भी नहीं छिपाया और आज रात की घटनाओं की अपनी पूरी कहानी उन चारों को सच्चाई से बताई। जैसे जैसे मेगन जॉर्डन अपनी कहानी सुनाती गई, चारों के चेहरों के भाव लगातार बदलते रहे, जिससे डर के मारे उनके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। जब तक मेगन जॉर्डन ने अपनी बात खत्म की, तब तक वे चारों पूरी तरह से हैरान रह गए थे। काफी समय बाद आखिरकार उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। ड्रैगन मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? केर टॉल्किन ने पूछा। जॉन फ्रैंकलिन, गेरल्डिन जैक और मेगन जॉर्डन तीनों ने शेरिडन जूल्स की ओर देखा। शेरिडन जूल्स एक पल के लिए चुप रहे और फिर गंभीरता से बोले, ओल्ड टॉल्किन, ओल्ड फ्रैंकलिन, सिस्टर गेरल्डिन, चलिए तुरंत पेन सिटी के लिए फ्लाइट बुक करते हैं और दक्षिण संरक्षण राजा से मिलने चलते हैं। क्या हम सचमुच दक्षिण संरक्षण राजा से मदद मांगने जा रहे हैं? केर टॉल्किन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। शेरिडन जूल्स ने आह भरी और कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अब सिर्फ दक्षिण संरक्षण राजा ही उस बच्चे को काबू में कर सकता है। 97 अध्याय 097 घर घर जाकर चुनौती।
अगले दिन ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स सनी टॉल्किन दस्तावेजों को संसाधित करने में व्यस्त थीं। अर्नव येगर अपनी जगह पर बैठे हुए आंखें बंद करके खेती कर रहे थे। कल रात उन्हें पता चला कि पूर्वी राष्ट्र मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पृथ्वी रैंकिंग की तरह एक रैंकिंग सूची मौजूद है। हालांकि मार्टिन टिस्डेल बेहद निकम्मा था, इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी रैंकिंग के सभी मार्शल आर्टिस्ट निकम्मे हैं, उनमें से कुछ वास्तव में बहुत शक्तिशाली जरूर होंगे। इसलिए उसने अपनी साधना और शक्ति में तेजी से सुधार करने और खुद को अधिक मजबूत बनाने की योजना बनाई। जब वह पूरी तरह से मजबूत हो गया, तभी उसे किसी भी बलवान व्यक्ति से भय नहीं रहा। लेकिन इस समय नॉक 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 बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्नव येगर अपनी साधना में लीन हो गए और अचानक चौंक गए। अंदर आएं, सनी टॉल्किन ने जवाब दिया। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक महिला कर्मचारी अंदर घुस आई। सनी टॉल्किन ने हैरानी भरे भाव से पूछा, सिस्टर वेस्ट, इतनी जल्दी क्या है? कुछ गड़बड़ है क्या? सिस्टर वेस्ट नाम की महिला कर्मचारी ने अर्नव येगर की ओर मुड़कर देखा और कहा, सहायक येगर, बाहर एक बूढ़ा आदमी है जिसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली है। वह कह रहा है कि वह आपको चुनौती देना चाहता है। आपको जल्दी जाकर इसे देखना चाहिए। पहले मुझे चुनौती दो। अर्नव येगर के चेहरे पर असमंजस का भाव था। सिस्टर वेस्ट ने कहा, हाँ, बूढ़े आदमी का कहना है कि वह तुम्हें चुनौती देना चाहता है और चाहता है कि तुम तुरंत जाकर उससे मिलो। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अर्नव येगर ने संदेह से भरे मन से सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर निकल गए। इसके तुरंत बाद सनी टॉल्किन और सिस्टर वेस्ट का जन्म हुआ। जब वे दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई कर्मचारी एक बूढ़े आदमी को घेरे हुए हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति लंबा नहीं था, लेकिन उसने हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके छोटे छोटे भूरे बाल थे, काले कपड़े के जूते थे और उसका रूप रंग काफी प्राचीन लग रहा था। हालांकि अपनी उम्र के बावजूद उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गुलाबी था, आंखें चमकीली थीं और वह बहुत ऊर्जावान दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और जोर से कहा, वह लड़का अर्नव येगर कहाँ है? वह अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? क्या वह मुझसे डरता है? तुमसे कौन डरता है? मैं अब यहाँ हूँ, है ना? अर्नव येगर ने कुछ बुदबुदाया और फिर आगे बढ़ गया। बूढ़े व्यक्ति ने अर्नव येगर की ओर देखा, उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी भरी निगाहों से घूरते हुए पूछा, क्या आप अर्नव येगर हैं? हाँ, मैं हूँ। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। तुम इतने जवान कैसे हो? बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ा लीं। क्या आपकी कंपनी में अर्नव येगर नाम के कोई और व्यक्ति हैं? नहीं, अर्नव येगर नाम का केवल एक ही व्यक्ति है। लायनल येगर ने अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, वृद्ध महोदय, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने बड़े गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, मेरा उपनाम हंस है और मेरा नाम जोसेफ हंस है। मुझे हड्डी जोड़ने वाले राजा के रूप में जाना जाता है। मैं नदी शहर के 4 महान दिव्य चिकित्सकों में से एक हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अचानक हंगामा करने लगे। हे भगवान, क्या ये बूढ़ा आदमी सचमुच डॉक्टर हंस है, हड्डियां जोड़ने वाला राजा? डॉक्टर हंस रिवर सिटी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जिनके हाथों में अद्भुत उपचार क्षमता है। आपकी हड्डी कहीं भी टूटी हो, डॉक्टर हंस तुरंत उसे ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह सही नहीं है। डॉक्टर हैंस असिस्टेंट येगर को चुनौती क्यों देंगे? क्या सहायक येगर भी चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं? घटनास्थल पर मौजूद लोग असमंजस की स्थिति में आपस में बातचीत कर रहे थे। जोसेफ हैंस के आत्मपरिचय और भीड़ की टिप्पणियों को सुनने के बाद अर्नव येगर को अचानक एहसास हुआ। अर्नव येगर ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तो आप डॉक्टर हंस हैं, मैं लंबे समय से आपके नाम का प्रशंसक रहा हूं। जोसेफ हैंस ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है बच्चे, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपको चुनौती देने आया हूं। मुझे चुनौती दोगे? अर्नव येगर ने हैरानी से पूछा, क्यों? जोसेफ हंस ने कहा, कुछ दिन पहले श्रीमान हेफनर और श्रीमान कोवेल ने मुझे फोन किया और बताया कि रिवर सिटी में एक दिव्य चिकित्सक प्रकट हुए हैं, जो न केवल एक्यूपंक्चर और पारंपरिक चिकित्सा में निपुण हैं, बल्कि हड्डियों को जोड़ने का कौशल भी रखते हैं। इसके अलावा श्रीमान हेफनर और श्रीमान कोवेल ने कहा कि इस दिव्य चिकित्सक के हड्डी जोड़ने के कौशल मुझसे भी बेहतर हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो कल रात रिवर सिटी लौटने के बाद मैंने आज आपको चुनौती देने का फैसला किया। रिवर सिटी में केवल एक ही बोन सेटिन किंग हो सकता है, और वह मैं हूं, जोसेफ हैंस। चलिए देखते हैं कि हड्डी जोड़ने में कौन बेहतर है। ओह! अर्नव येगर अचानक अवाक रह गए और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वे दोनों बूढ़े आदमी, श्रीमान हेज और श्रीमान क्लेंसी, अपने लिए मुसीबत खड़ी करने में वाकई माहिर हैं। अर्नव येगर ने बेबसी से कहा, श्रीमान हंस, चलो इसे भूल ही जाते हैं। अब और तुलना मत करो। मैं मानता हूं कि तुम रिवर सिटी के हड्डी जोड़ने वाले बादशाह हो। नहीं, इसे बुलाया नहीं जा सकता।
जोसेफ हेंस ने हाथ हिलाते हुए हठपूर्वक कहा, हमें आज ही तुलना करनी होगी। अर्नव येगर को थोड़ी हंसी आ गई। वह रिवर सिटी के चारों महान दिव्य चिकित्सकों से पहले ही मिल चुका था। ये कहना जरूरी है कि चारों महान दिव्य चिकित्सकों के व्यक्तित्व बहुत ही विशिष्ट थे। लायनल, क्या चल रहा है? इसी समय जूलिया स्टीवर्ट वहां आई। अभी अभी उसने बाहर शोर सुना और दौड़कर बाहर आ गई। जब उसने इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा देखा तो वह डर गई और उसे लगा कि कुछ हो गया है। अर्नव ने कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, ये डॉक्टर हेंस हैं, जो रिवर सिटी के 4 महान दिव्य डॉक्टरों में से एक हैं। वह आज मुझे चुनौती देने और मेरे साथ हड्डी जोड़ने के कौशल की तुलना करने आया था। हेलो, डॉक्टर हंस। जूलिया स्टीवर्ट ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया और फिर कहा, डॉक्टर हेंस, ये एक कार्यालय का माहौल है। अगर आप यहाँ अर्नव के साथ चिकित्सा कौशल की तुलना करेंगे तो इससे सभी के काम में बाधा आ सकती है। क्या हम इसे फिलहाल के लिए भूल सकते हैं और बाद में तुलना करने का मौका पा सकते हैं? नहीं, हमें आज ही तुलना करनी होगी। जोसेफ हंस ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे तुम्हारे काम में देरी नहीं होगी। यह जूलिया स्टीवर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर हंस रिवर सिटी में एक प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक थे, जो उच्च नैतिक मूल्यों और सम्मान वाले व्यक्ति थे, और वह उन्हें यूं ही बाहर नहीं निकाल सकती थी। बच्चे, तुम तुलना करोगे या नहीं? तुम मुझसे डरते हो। जोसेफ हेंस ने अर्नव येगर की ओर देखा और एक उत्तेजक रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अर्नव इस बूढ़े आदमी से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, श्रीमान हंस, चूंकि तुम तुलना करना चाहते हो, तो चलो तुलना करते हैं। बताइए, आप तुलना किस प्रकार करना चाहते हैं? जोसेफ हेंस ने एक पल सोचा, फिर भीड़ की ओर देखा और पूछा, आप में से जो लोग सारा दिन दफ्तर में बैठे रहते हैं, उन्हें सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पेरियार्थराइटिस जैसी कुछ समस्याएं तो जरूर होंगी, है ना? जी हाँ, डॉक्टर हंस, हमारी पीठ में तो हर रोज दर्द रहता है। मेरी गर्दन की रीढ़ में समस्या है, इसमें इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। जोसेफ हेंस ने कहा, जिन लोगों को लगता है कि उन्हें सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पेरियार्थराइटिस है, कृपया अभी खड़े हो जाएं। एक पल के लिए जूलिया स्टीवर्ट को छोड़कर बाकी सभी लोग खड़े हो गए। आखिरकार, ये व्यावसायिक बीमारियां हैं, और जो लोग लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन्हें मूल रूप से ये समस्याएं होती हैं। जूलिया स्टीवर्ट को भी पहले सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस था, लेकिन अर्नव ने पहले उनकी मालिश करके उन्हें ठीक कर दिया था। जोसेफ हेंस ने गिनती करते हुए कहा, बच्चे, यहाँ कुल 38 लोग हैं जिन्हें सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पेरियार्थराइटिस है। अब देखते हैं कि आधे घंटे के भीतर कौन सबसे ज्यादा लोगों के सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पेरियार्थराइटिस का इलाज कर सकता है, और हम उसे विजेता मानेंगे। आपका क्या कहना है? क्या आप तुलना करने की हिम्मत रखते हैं? अर्नव येगर ने कंधे उचकाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें ये प्रतियोगिता काफी अच्छी लगी। अगर वह सभी के सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पेरियार्थराइटिस का इलाज कर सके, तो वे भविष्य में अधिक कुशलता से काम कर पाएंगे। जब वहां मौजूद लोगों को पता चला कि उन्हें आज सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस और पेरियार्थराइटिस का मुफ्त इलाज मिल सकता है, तो वे सभी उत्साहित हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें डॉक्टर हंस से व्यक्तिगत रूप से उपचार प्राप्त करने का अवसर मिला, जो उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। 98 अध्याय 098 यिन और यांग 18 हाथ। अर्नव येगर ने अपना सिर हिलाया और कहा, श्रीमान हंस, आज हम जीते या हारें, हड्डी जोड़ने वाले राजा का खिताब फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। मुझे इन उपाधियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम काफी दिलचस्प हो, बच्चे। जोसेफ हेंस की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। फिर उन्होंने आगे कहा, बच्चे, चाहे तुम्हें परवाह हो या न हो, अगर मैं हार जाता हूं, तो बोन सेटिन किन का खिताब तुम्हारा है। साथ ही बाद में प्रतियोगिता के दौरान हम दोनों को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, कोई कसर नहीं छोड़नी होगी, अन्यथा ये प्रतियोगिता अर्थहीन हो जाएगी। अच्छा तब, अर्नव येगर ने सहमति में सिर हिलाया। जूलिया स्टीवर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं समय का ध्यान रखने में आपकी मदद करूंगी। इस प्रतियोगिता से कोई खतरा नहीं था, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक लाभ माना गया, और वह स्वाभाविक रूप से मदद करने में खुश थी। इसके बाद जूलिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला और टाइमर खोला। समय निर्धारित करने के बाद जूलिया स्टीवर्ट ने चिल्लाकर कहा, समय अब शुरू होता है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, जोसेफ हेंस एक चश्मा पहने हुए आदमी के पास गए और पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? चश्मा पहने हुए व्यक्ति को कुछ हद तक अच्छा लगा और उसने कहा, डॉक्टर हंस, मेरी गर्दन में असहजता महसूस हो रही है। जोसेफ हेंस ने सिर हिलाकर कहा, कृपया पहले बैठ जाइए। चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गया। इसके तुरंत बाद जोसेफ हेंस ने दोनों हाथों से आगे बढ़कर चश्मा पहने हुए व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और अपनी अनूठी कला, यिन और यांग 18 हाथों का प्रदर्शन किया।
हड्डी जोड़ने की तकनीक जोसेफ हेंस ने एक प्राचीन पुस्तक से सीखी थी। वर्षों के शोध और अभ्यास के बाद उन्होंने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, जो पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अर्नव येगर ने तुरंत किसी का भी इलाज शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उत्सुकतापूर्वक जोसेफ हेंस को यिन और यांग की 18 भुजाओं का प्रदर्शन करते हुए देखा। इसी क्षण जोसेफ हेंस ने यिन और यांग 18 हाथों की पहली 12 चालें शुरू की। 12 क्रियाएं बिल्कुल इस प्रकार थीं: स्पर्श करना, ग्रहण करना, ऊपर उठाना, उठाना, धक्का देना, पकड़ना, दबाना, रगड़ना, इंगित करना, डायल करना, फैलाना, थपथपाना। हालांकि वहां मौजूद लोग इसे समझ नहीं पाए, फिर भी उन्हें ये काफी जादुई लगा और वे इस पर आश्चर्यचकित रह गए। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी वाकई काफी कुशल था। दरार, दरार, दरार। जब जोसेफ हेंस अपनी हड्डी जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे, तो हड्डियों के आपस में रगड़ने की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी के दांतों में दर्द होने लगा। बस कुछ ही मिनटों में जोसेफ हेंस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, यह हो गया है। खड़े हो जाइए और अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाएं। क्या ये ठीक हो गया है? चश्मा पहने हुए व्यक्ति की स्थिति अविश्वास और संदेह के बीच की थी। वह खड़ा हुआ, अपनी गर्दन घुमाए, और अचानक उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। अब दर्द नहीं होता। मेरी गर्दन में अब दर्द नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। हे भगवान, वह सचमुच एक दिव्य चिकित्सक हैं। बस कुछ बार दबाने से ही घाव भर गया। डॉक्टर हंस के यहाँ होने से हमारी सभी पुरानी बीमारियों का इलाज आज ही संभव है। वहां मौजूद भीड़ बेहद खुश थी। अर्नव येगर ने जोसेफ हेंस की ओर देखा और कहा, श्रीमान हंस, आपके यिन और यांग 18 हाथ वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि अगर आप प्रत्येक तकनीक में लगाए गए बल और चालों के बीच के अंतराल को बेहतर बना सकें, तो यह और भी बेहतर हो सकता है। कुछ देर रुकने के बाद अर्नव येगर ने फिर पूछा, क्या आप जो यिन और यांग 18 हाथ का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें 6 और चालें बाकी हैं? क्या आप यिन और यांग 18 हाथों के बारे में जानते हैं? जोसेफ हेंस ने अर्नव येगर को अविश्वास भरी नजरों से देखा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यिन और यांग 18 हाथ उनकी अनूठी कला थी, और इसे समझने वाले लोग बहुत कम थे। अर्नव येगर ने विनम्रता भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो फिर आखिरी 6 चालें कौन सी हैं? जोसेफ हेंस ने पूछा। बिना किसी झिझक के अर्नव येगर ने सीधे जवाब दिया, अंतिम 6 चालें हैं: सुधारना, खींचना, पकड़ना, गूंधना, हिलाना और कांपना। जोसेफ हेंस तुरंत चौंक गया। तुम्हें कैसे पता चला? यिन और यांग 18 हाथों की आखिरी 6 चालें केवल वही जानता होगा। यहां तक कि जॉन होलमैन, सिरिल क्लेंसी या वर्नोन स्टील भी उन्हें नहीं जानते थे। अर्नव येगर ने सहजता से उत्तर दिया, श्रीमान हंस, मैं न केवल इसे जानता हूं, बल्कि मैं यिन और यांग की 18 भुजाओं की पूरी क्रिया भी कर सकता हूं। उन्होंने इसे चिकित्सा अमर का खजाना में वर्णित यिन और यांग 18 हाथों के विस्तृत अभिलेखों से पहले ही सीख लिया था। जोसेफ हेंस को अब भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। बच्चे, कोई भी शेखी बघार सकता है। अगर आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे दिखाइए। यिन और यांग 18 हाथ के बारे में सबसे मुश्किल बात आखिरी 6 चालें थीं। उसे आखिरी 6 चालें पता थीं, लेकिन वह उन्हें अंजाम नहीं दे सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो प्राचीन पुस्तक पढ़ी थी उसमें अंतिम 6 चालों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए उनके विचार में आखिरी 6 चालें तो पहले ही गुम हो जानी चाहिए थीं। किसी को भी उनके बारे में पता होने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। लायनल येगर ने जवाब में सिर हिलाया, फिर छोटे बालों वाली, मासूम चेहरे वाली लड़की की ओर देखा और कहा, सुंदर, तुम्हारे कंधे जरूर असहज होंगे, है ना? हाँ, मासूम चेहरे वाली लड़की ने हैरानी से सिर हिलाते हुए सहमति जताई और पूछा, असिस्टेंट येगर, आपको ये कैसे पता चला? दरअसल ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत कम लोगों को पता था कि अर्नव येगर के पास चिकित्सा कौशल है। इसलिए जब जोसेफ हेंस ने अर्नव येगर के साथ चिकित्सा कौशल प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, तो वे दोनों आश्चर्यचकित और उत्सुक थे। अर्नव येगर मुस्कुराए और समझाया, पारंपरिक चिकित्सा अवलोकन, सुनने और सूंघने, पूछताछ करने और नाड़ी की जांच करने की 4 नैदानिक विधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। अवलोकन आधारित निदान सबसे बुनियादी विधि है। तो क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? उस मासूम चेहरे वाली लड़की ने झट से पूछा। बिल्कुल, अर्नव येगर ने सिर हिलाया और कहा, कृपया कुर्सी पर बैठ जाइए और बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हालांकि मासूम चेहरे वाली लड़की अभी भी संशय में थी, फिर भी उसने उसके निर्देशों का पालन किया और कुर्सी पर बैठ गई। अन्य कर्मचारी उत्सुकता से अर्नव येगर की ओर देख रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वह उस मासूम चेहरे वाली लड़की को ठीक कर पाएगा या नहीं। जोसेफ हेंस ने भी उधर देखा, ये जानने के लिए कि क्या अर्नव येगर वास्तव में यिन और यांग 18 हाथों के बारे में जानते हैं।
जल्द ही अर्नव येगर ने यिन और यांग 18 हाथ का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे उस मासूम चेहरे वाली लड़की को हड्डियों को जोड़ने वाली मालिश दी गई। इसके अलावा अर्नव येगर ने अपने शरीर में मौजूद वास्तविक ऊर्जा को भी सक्रिय किया था, जिसका उद्देश्य उस मासूम चेहरे वाली लड़की को जल्द से जल्द ठीक करना था। पहले तो जोसेफ हेंस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अर्नव येगर को सचमुच यिन और यांग 18 हाथ का प्रदर्शन करते देखा तो वे तुरंत अवाक रह गए। क्या इस बच्चे को वाकई यिन और यांग की 18 भुजाओं के बारे में पता है? और इतना कुशल होना! देखते ही देखते अर्नव येगर ने पहली 12 चालें चल दी और 13वीं, 14वीं, 15वीं चालें और इसी तरह आगे की चालें चलना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्नव येगर ने अपनी तकनीकें प्रदर्शित की, उस मासूम चेहरे वाली लड़की को अपने कंधों के आसपास गर्माहट महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक सहज भाव फैल गया। यह कैसे संभव है? जोसेफ हेंस अपनी उत्तेजना को और रोक नहीं सका और जोर से चिल्ला उठा। अत्यधिक उत्साह के कारण उसका शरीर कांपने भी लगा। लायनल येगर ने सचमुच यिन और यांग 18 हाथ का प्रदर्शन किया था, यहां तक कि अंतिम 6 चालें भी। क्या आखिरी 6 चालें खोई हुई नहीं होनी चाहिए थीं? इस बच्चे ने ये सब कहां से सीखा? जोसेफ हेंस का उत्तेजित चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अर्नव येगर के हाथों को ध्यान से देख रहा था, पलकें झपकाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था और आखिरी 6 चालें सीखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आखिरी 6 चालें बहुत जटिल थीं और वह उन्हें एक साथ नहीं सीख सकता था। 3 मिनट से भी कम समय में अर्नव येगर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, सुंदर, खड़ी हो जाओ और अपने कंधों को हिलाओ। ओह! मासूम चेहरे वाली लड़की ने सिर हिलाया और निर्देशानुसार अपने कंधे हिलाते हुए खड़ी हो गई। ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब मेरे कंधों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। धन्यवाद, सहायक येगर। आपकी चिकित्सा क्षमता वाकई अद्भुत है। मासूम चेहरे वाली लड़की बेहद खुश थी और उसने बार बार उसे धन्यवाद दिया। 99 अध्याय 099 शिखर पर पहुंचे। इस समय जो कर्मचारी पहले अर्नव येगर की क्षमताओं पर संदेह करते थे, वे अब उनके चिकित्सा कौशल पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। सहायक येगर, कृपया मेरी मदद करें, मेरी गर्दन में असहजता महसूस हो रही है। पहले मेरा इलाज करो, मेरी कमर में असहजता हो रही है। क्या तुम में शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या आप महिलाओं को पहले जाने नहीं दे सकते? कर्मचारी झुंड की तरह दौड़ पड़े, वे चाहते थे कि अर्नव येगर इलाज में उनकी मदद करें। अर्नव येगर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम सबका एक एक करके इलाज करूंगा। अगले समय में अर्नव येगर ने कर्मचारियों का एक एक करके इलाज करने के लिए यिन और यांग 18 हाथों की विधि का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जब अर्नव येगर ने आखिरी 6 चालें चली, तो उन्होंने जानबूझकर गति धीमी कर दी ताकि जोसेफ हेंस अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति जिद्दी है, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा के प्रति उसका समर्पण सराहनीय है। इसलिए अर्नव येगर ने उन्हें आखिरी 6 चालें सिखाने का भी इरादा किया था। 6 कर्मचारियों का इलाज करने के बाद अर्नव येगर ने जोसेफ हेंस की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान हंस, अब हम एक प्रतियोगिता में हैं। अगर आपने जल्द ही इलाज शुरू नहीं किया, तो मैं यह मैच जीत जाऊंगा। ये सुनकर जोसेफ हंस ने तुरंत कर्मचारियों का इलाज शुरू कर दिया। अर्नव येगर एक तरफ खड़े होकर अवलोकन करते थे और कभी कभी जोसेफ हेंस को सुझाव देते थे। लायनल येगर के मार्गदर्शन में जोसेफ हेंस ने महसूस किया कि यिन और यांग 18 हाथ का उनका प्रदर्शन अधिक निपुण और कुशल हो गया है। विशेषकर अंतिम 6 चालें, जिनमें उन्होंने केवल 30% पर ही महारत हासिल की थी, अर्नव येगर के मार्गदर्शन में अधिक परिचित हो गईं। जोसेफ हेंस की मानसिकता में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं था कि अर्नव येगर हड्डी जोड़ने में कुशल हैं, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था। इसके अलावा उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अर्नव येगर के हड्डी जोड़ने के कौशल उनके अपने कौशल से अनगिनत गुना बेहतर थे। इस समय जोसेफ हेंस को अर्नव येगर के बारे में कोई संदेह नहीं था और वह केवल उनका सम्मान करते थे। जोसेफ हेंस द्वारा 6 कर्मचारियों का इलाज करने के बाद अर्नव येगर ने कर्मचारियों का इलाज करना जारी रखा। समय मिनट और सेकंड के हिसाब से बीतता गया। एक एक करके सभी कर्मचारी पूरी तरह से ठीक हो गए। जब दोनों ने आखिरी कर्मचारी का इलाज पूरा कर लिया, तो जूलिया स्टीवर्ट ने कहा, समय समाप्त हो गया। जूलिया स्टीवर्ट मुस्कुराई और बोली, लायनल येगर और श्रीमान हंस, मैंने अभी गिनती की है। आधे घंटे में आप दोनों ने 19 लोगों का इलाज किया। तो इस प्रतियोगिता में आप दोनों बराबरी पर हैं। मिस स्टीवर्ट, इस बूढ़े आदमी को मूर्ख मत बनाइए। जोसेफ हेंस ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं यह मैच हार गया। जूलिया स्टीवर्ट ने उत्सुकता से पूछा, श्रीमान हंस, तुम हारे नहीं हो। आपने उतने ही लोगों का इलाज किया जितने अर्नव येगर ने किया था। हार तो हार है। मैं जोसेफ हेंस ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जोसेफ हेंस ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी अभी, श्रीमान के बाद। येगर ने 6 लोगों का इलाज किया, उन्होंने जानबूझकर तब तक इलाज रोक दिया जब तक मैं उनके बराबर नहीं आ गया, और उसके बाद ही उन्होंने इलाज फिर से शुरू किया। दरअसल, उस समय तक मैं पहले ही हार चुका था। कुछ देर रुकने के बाद, जोसेफ हेंस ने आगे कहा, इसके अलावा, श्रीमान येगर न केवल यिन और यांग 18 हाथों की पूरी जानकारी रखते हैं, बल्कि हड्डी जोड़ने के कौशल में उनकी उपलब्धि मुझसे कहीं अधिक है। उन्होंने मुझे उस क्षेत्र में हरा दिया जिसमें मैं सबसे ज्यादा कुशल हूं, और मैं दिल से हार गया। ये सुनकर अर्नव येगर का जोसेफ हेंस के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। जोसेफ हेंस ने अर्नव येगर को गहरा प्रणाम किया और कहा, श्रीमान येगर, यिन और यांग 18 हाथों की आखिरी 6 मुद्राओं के बारे में मुझे निर्देश देने के लिए धन्यवाद। अगर आपका मार्गदर्शन न होता, तो मुझे डर है कि मैं अपने जीवन काल में आखिरी 6 चालें नहीं सीख पाता। अब मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि श्रीमान जैसे घमंडी लोग ऐसा क्यों करते हैं। हेफनर और श्रीमान कोवेल आपको अपना स्वामी स्वीकार करने को तैयार हैं। आपकी चिकित्सा क्षमता चरम पर पहुंच चुकी है, जो हमारी पहुंच से बहुत परे है। अर्नव येगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान हंस, तुम मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। पूर्वी राष्ट्र की चिकित्सा पद्धति विशाल और गहन है, जिसका लंबा इतिहास है, और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में मैं अभी एक नौसिखिया ही हूँ। श्री येगर, अगर तुम तो अभी शुरुआत कर रहे हो, तो हम जैसे बूढ़े लोगों को तो शुरुआत करने वाला भी नहीं माना जा सकता। जोसेफ हेंस हंसे और अर्नव येगर को फिर से प्रणाम करते हुए बोले, श्रीमान येगर, मैं आपका प्रशिक्षु बनना चाहता हूं और हड्डी जोड़ने के कौशल का अध्ययन जारी रखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। हे भगवान, डॉक्टर हंस असिस्टेंट येगर को अपना शिक्षक बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं, श्रीमान येगर रिवर सिटी के सभी बड़े लोगों का पसंदीदा मेहमान है। अब तो वह वास्तव में असिस्टेंट येगर को अपना गुरु मानने को तैयार है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो बहुत से लोग चौंक जाएंगे। असिस्टेंट येगर आमतौर पर दिखावा नहीं करते और मुझे उनसे इतनी अद्भुत चिकित्सा क्षमताओं की उम्मीद नहीं थी। वहां मौजूद सभी लोग एक साथ आश्चर्यचकित रह गए, और अर्नव येगर की ओर उनकी निगाहें और भी अधिक सम्मानपूर्ण हो गईं। अर्नव येगर अचानक अवाक रह गए। श्रीमान हंस, तुम भी मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? जोसेफ हंस हंसे। श्रीमान येगर, क्या आपने मिस्टर को पहले ही नहीं ले लिया है? हेफनर और श्रीमान, क्या कोवेल आपका शिष्य होगा? अगर आप एक और ले लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? और हाँ, मेरा जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए, भले ही श्रीमान। अगर स्टील यहाँ आता है और उसे आपके चिकित्सा कौशल के बारे में पता चलता है, तो वह भी आपका प्रशिक्षु बनना चाहेगा। श्री इस्पात लायनल येगर रुका और बोला, क्या आपका मतलब रहस्यमयी चिकित्सा के राजा वर्नोन स्टील से है? जी हाँ, वही है। जोसेफ हेंस ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या आप उस बुरे आदमी वर्नोन स्टील को जानते हैं? अर्नव येगर हंसे और बोले, कुछ दिन पहले, श्रीमान स्टील यह भी चाहता था कि मैं उसका मालिक बनूं। क्या आप इसके लिए सहमत हुए थे? जोसेफ हेंस ने चिंता से पूछा। पर्याप्त नहीं। अर्नव येगर ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है, यह अच्छा है। जोसेफ हंस ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, अगर आप पहले ही श्रीमान से सहमत हो गए होते स्टील, मैं चौथे स्थान पर होता। मिस्टर के पीछे रैंकिंग में होना पहले से ही निराशाजनक है। हेफनर और श्रीमान कोवेल, अब मैं निश्चित रूप से श्रीमान से पीछे नहीं रह सकता। इस्पात अर्नव येगर ने हंसते हुए कहा, श्रीमान हंस, ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक आपसे सहमति नहीं दी है ना? जोसेफ हंस ने हठपूर्वक कहा, श्रीमान येगर, अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं आपका पीछा करता रहूंगा। लायनल येगर के होंठ फड़कने लगे। ठीक है, ये बूढ़ा आदमी अब बदमाशी करने लगा है। जूलिया स्टीवर्ट मुस्कुराई। लायनल, आप श्रीमान का पद क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हंस, उसके बारे में अर्नव येगर के बोलने ही वाले थे कि उनके फोन पर एक कॉल आ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि ये लेड टेनेट का कॉल था, इसलिए उसने कॉल का जवाब दिया। श्री येगर, क्या आप अभी व्यस्त हैं? कॉल लगते ही लेड टेनेट की आवाज सुनाई दी। क्या आप व्यस्त नहीं हैं, निर्देशक टैना? क्या बात है? अर्नव येगर ने जवाब दिया। लेड टेनेट ने कहा, डॉक्टर येगर, मेरे पास कुछ मरीज हैं जिनकी हालत इस समय बहुत गंभीर है, और मैं चाहता हूं कि आप आकर उन्हें देखें। अर्नव येगर असहाय दिख रहे थे। बेशक, मानद उपाध्यक्ष होना कोई अच्छी बात नहीं है, यह आदमी हमेशा उसी के पास आता है। हालांकि, चूंकि लेड टेनेट ने फोन किया था, इसलिए वह मना नहीं कर सका, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, डॉक्टर येगर। लेड टेनेट ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर फोन काट दिया।
अर्नव येगर ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और जूलिया स्टीवर्ट से कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, निदेशक टैनर ने मुझे अस्पताल में कुछ मरीजों को देखने में मदद करने के लिए फोन किया था। मैं अब जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जूलिया स्टीवर्ट ने सिर हिलाया। जोसेफ हंस ने जल्दी से कहा, गुरुजी, मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्नव येगर सहमत हैं या नहीं, उन्होंने बस सबसे पहले उन्हें मास्टर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। अर्नव येगर हंसे और सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। महान। जोसेफ हैंस ने खुशी से सिर हिलाया। उसके बाद वे दोनों जल्दी से कंपनी से निकले, एक टैक्सी ली और सीधे सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर चल दिए। अध्याय 100। ये तो महज दिखावटी मौत है। एक ही समय पर केंद्रीय अस्पताल, एक बड़े कमरे में खून से लथपथ और घावों से ग्रस्त वर्दी पहने 6 आदमी अपने बिस्तरों पर लेटे हुए थे। लेयट टेनेट और उपस्थित चिकित्सकों ने इन 6 घायल पुरुषों की शारीरिक जांच की। इन चिकित्सा विशेषज्ञों में पोलार्ड ली भी शामिल थे। आखिरकार पोलार्ड ली के पास हार्वर्ड विश्वविद्यालय से क्लिनिकल मेडिसिन में डॉक्टरेट की उपाधि थी और उनका पेशेवर ज्ञान उत्कृष्ट था। इंटरव्यू पास करने के बाद उन्होंने आसानी से सेंट्रल हॉस्पिटल में प्रवेश ले लिया। निरीक्षण पूरा होने पर पोलार्ड ली ने कहा, डायरेक्टर टैनर, इन 6 मरीजों में जीवन के कोई लक्षण नहीं हैं। हमें उनके परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए सूचित कर देना चाहिए। ये सुनकर वर्दी पहने खून से लथपथ एक युवक बिस्तर के पास चिंता से खड़ा होकर बोला, ऐसा संभव नहीं है, थंडर लीडर और बाकी लोग नहीं मरेंगे। कृपया दोबारा जांच करें और यथाशीघ्र उनका इलाज करें। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। पोलार्ड ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन इन 6 मरीजों के जीवन के लक्षण वास्तव में खत्म हो चुके हैं। नहीं, यह सच नहीं है। वह युवक कुछ उत्तेजित हो गया, अपना सिर हिलाते हुए और रोते हुए बोला, थंडर लीडर और बाकी लोग अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में इस तरह से मारे गए। आपको उन्हें बचाना होगा, वे मर नहीं सकते। पोलार्ड ली का धैर्य टूटने लगा, सर, इन 6 मरीजों के कई हिस्सों में हड्डियां टूटी हुई हैं। इनमें न तो दिल की धड़कन है और न ही सांसें चल रही हैं, ये पहले ही मर चुके हैं। अमर भी उन्हें नहीं बचा सकता, कृपया हंगामा न करें। क्या कहा आपने? युवक गुस्से से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और पोलार्ड ली का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। आप क्या चाहते हैं? पोलार्ड ली की आवाज भय से कांप रही थी। उस युवक ने गुस्से से कहा, अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्री वेस्ट, शांत हो जाओ। लेयट टेनेट ने तुरंत मध्यस्थता करने के लिए कदम बढ़ाया और कहा, मैंने रिवर सिटी से सबसे कुशल डॉक्टर येगर से संपर्क किया है। थंडर लीडर और बाकी लोगों के बचने की अभी भी संभावना हो सकती है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि उन 6 मरीजों को बचाया नहीं जा सकता। इन 6 मरीजों के शरीर में 70% तक टूटी हुई हड्डियां थीं और वास्तव में उनमें दिल की धड़कन या सांस नहीं चल रही थी, जिन्हें मृत घोषित किया जा सकता था। हालांकि अर्नव येगर के जीवन रक्षक चिकित्सा कौशल को याद करते हुए वह फिर से कोशिश करना चाहता था। अंततः उस युवक ने पोलार्ड ली को छोड़ दिया। उन्होंने लेयट टेनेट की ओर देखा और कहा, निर्देशक टैनर, डॉक्टर येगर कब आएंगे? क्या मुझे उसे लेने जाना चाहिए? लेयट टेनेट ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर येगर पहले ही रास्ते में हैं। ठीक है। युवक ने सिर हिलाया। पोलार्ड ली ने लेयट टेनेट की ओर देखा और कहा, डायरेक्टर टैनर, ये हमारे अस्पताल का मामला है। हम हमेशा बाहरी लोगों पर कैसे निर्भर रह सकते हैं? अगर रिवर सिटी के लोगों को पता चल गया, तो क्या वे हमारी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाएंगे? कुछ दिन पहले क्लाउड काल्ड्रॉन होटल में अर्नव येगर के कारण पोलार्ड ली को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो उसके मन में पहले से ही येगर के प्रति द्वेष था। जब तक मौका मिलता, वह बदला लेने का इरादा रखता था। लेयट टेनेट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर येगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वे हमारे मानद उपाध्यक्ष हैं। पोलार्ड ली ने जवाब दिया, अंततः वह केवल मानद उपराष्ट्रपति हैं, वास्तविक उपराष्ट्रपति नहीं। इसके अलावा उन्हें अस्पताल से इतना अधिक वेतन मिलता है, फिर भी वे हर दिन काम पर नहीं आते हैं। अगर दूसरे डॉक्टरों को पता चले तो वे क्या सोचेंगे? लेयट टेनेट ने गुस्से से कहा, बस करो, बोलना बंद करो। हालांकि डॉक्टर येगर केवल मानद उपाध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे दिल में वे ही असली उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैंने उसे काम पर न आने देने पर सहमति जताई। लेयट टेनेट को आपा खोने की कगार पर देखकर पोलार्ड ली ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें अपने दिल से ये विश्वास नहीं था कि अर्नव येगर वास्तव में 6 मरीजों को ठीक कर सकते हैं। इन 6 मरीजों की ऐसी हालत में उनका इलाज कैसे हो सकता था? लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और अर्नव येगर और जोसेफ हैंस अंदर आ गए। डॉक्टर येगर, आखिरकार आप आ ही गए। लेयट टेनेट ने तुरंत उनका अभिवादन किया, ये देखकर कि जोसेफ हैंस भी आ गए हैं,
और उनका चेहरा खिल उठा। डॉक्टर हैंस, आप भी यहाँ क्यों हैं? जोसेफ हैंस ने जवाब दिया, मास्टर मुझे हड्डियों को जोड़ने के कौशल सिखा रहे थे, और जब मैंने सुना कि आपको मदद की जरूरत है, तो मैं आ गया। लेयट टेनेट ने आश्चर्यचकित होकर कहा, डॉक्टर हैंस, क्या आप भी डॉक्टर येगर के प्रशिक्षु बन गए हैं? जोसेफ हैंस ने सिर हिलाते हुए गर्व से कहा, कुछ समय पहले ही मैं उनका शिष्य बना था। बुजुर्ग, अपनी उम्र में किसी को आपको धोखा देने मत दो। इसी क्षण पोलार्डली ने अचानक अप्रत्याशित रूप से बोलना शुरू कर दिया। जोसेफ हैंस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये व्यक्ति कौन है? ये हमारे अस्पताल के नए अटेंडिंग फिजिशियन हैं। लेयट टेनेट ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, फिर पोलार्डली को डांटते हुए कहा, डॉक्टर ली, ये बुजुर्ग सज्जन कोई और नहीं बल्कि हड्डी जोड़ने वाले राजा जोसेफ हैंस हैं, जो रिवर सिटी के 4 महान दिव्य चिकित्सकों में से एक हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर हंस को मूर्ख बनाया जा सकता है? डॉक्टर हंस, डॉक्टर येगर के असाधारण चिकित्सा कौशल से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। पोलार्डली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। जब वह रिवर सिटी आया, तो उसने 4 महान दिव्य चिकित्सकों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा आदमी भी उनमें से एक होगा। हालांकि वह मन ही मन पारंपरिक चिकित्सा को तुच्छ समझता था, ये सोचकर कि ये केवल लोगों को बेवकूफ बना रही है और पश्चिमी चिकित्सा के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। लेयट टेनेट ने पोलार्डली की बात अनसुनी करते हुए पहले बिस्तर पर लेटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, डॉक्टर येगर, डॉक्टर हैंस, ये रिवर सिटी पुलिस मुख्यालय के थंडर लीडर हैं, श्रीमान नथानिएल लॉर्ड। बाकी 5 उसके अधीनस्थ हैं। क्या आप कृपया बता सकते हैं कि क्या इन 6 लोगों को बचाया जा सकता है? जोसेफ हैंस आगे बढ़ा और बिस्तर पर लेटे हुए 6 पुरुषों की नब्ज एक एक करके जांची। उनकी नब्ज जांचने के बाद जोसेफ हैंस ने आह भरी और कहा, निर्देशक टैनर, इन 6 ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया है और इन्हें बचाया नहीं जा सकता। ये सुनकर वर्दीधारी युवक की आंखें लाल हो गईं और उसका गला रुंध गया। डॉक्टर हंस, क्या थंडर लीडर और बाकी लोगों के लिए वाकई कोई उम्मीद नहीं है? क्या वाकई अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है? लेयट टेनेट की भौहें तन गईं और उन्होंने कहा, थंडर लीडर और बाकी लोग प्रतिबंधित सामान बेचने वाले अपराधियों के एक समूह को पकड़ने की कोशिश में इस हालत में पहुंच गए। वे रिवर सिटी के नायक हैं। अगर वे इस तरह मर जाते हैं, तो ये बहुत ही दुखद होगा। मैं मदद करने में असमर्थ हूँ। जोसेफ हैंस ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उनकी सांसें रुक गई थीं और दिल की धड़कन भी नहीं चल रही थी। वे बिल्कुल बेकार हैं। पोलार्डली ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी बात रखी। कौन कहता है कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता? उसी क्षण वार्ड में अचानक अर्नव येगर की आवाज गूंज उठी। पल भर में कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें अर्नव येगर पर टिक गईं। डॉक्टर येगर, क्या थंडर लीडर और बाकी लोगों के लिए वाकई कोई उम्मीद है? लेयट टेनेट तुरंत उत्साहित हो गए। बेशक, उम्मीद है। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। जोसेफ हंस ने संदेहपूर्वक पूछा, गुरुजी, इन 6 रोगियों के जीवन के लक्षण खत्म हो चुके हैं। तर्क के अनुसार उन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। अर्नव येगर ने उत्तर दिया, वास्तव में वे मर चुके हैं, लेकिन ये केवल दिखावटी मृत्यु है, वास्तविक मृत्यु नहीं।